पर वीडियो बंद करने के बाद जो बैटरी ड्रेनिंग की जो समस्या है वो खत्म हो गई है। अच्छा अच्छा अच्छा। संदीप जी कोई स्टॉक निकाला अभी नेक्स्ट वीक के लिए? नेक्स्ट के लिए। कुछ निकाला है? हाँ, भारतीय एयरटेल देखा था। अच्छा। टी सी एस एच को देखा, बोला था मैंने, देखा नेक्स्ट वीक? टीसी मतलब पैटर्न टीसीएस। देखा चार्ट पे? हाँ, देखा टीसीएस का, लेकिन अभी थोड़ा डाउन ही लग रहा है मुझे। मैंने हैमर बनाया टी सी एस में तो, डाउन डाउन ट्रेंड के बाद हैमर बनाया टी सी एस में। हेमर तो अच्छा होना, लेकिन वीकनेस दिख रही है मुझे उसमें। अच्छा। देखो संदीप जी एक बात है कि टी सी एस और जी। रिलायंस जो है वो दोनों कंपटीशन में रहते हैं। ठीक है, तो कभी ऐसा हाँ होता हाँ है कि रिलायंस आगे रहता है, टी सी एस आगे रहता है, मतलब लेकिन आसपास ही रहते हैं दोनों, जैसे एस बी आई और आई सी हाँ आई सी आई बैंक में है कि कभी हाँ हाँ। एस बी आई ऊपर जाएगा, कभी आई सी आई सी आई ऊपर जाएगा, लेकिन एंड में दोनों पास पास आ जाते हैं प्राइस वाइज। अच्छा ठीक है, वैसे ही टी सी अच्छा। एस और रिलायंस में है कंपटीशन, प्राइस वाइज तो नहीं है, मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज है। तो अभी अच्छा रिलायंस ने अच्छा। जो मार्केट कैप अपनी इतनी बढ़ा दी है, ठीक है, तो उसके हम्म। बाद टीसीएस के भी जो इन्वेस्टर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, खून तो खौलेगा ही उनका, कुछ तो करेंगे, है ना। और टीसीएस भी ये बढ़िया बात तो। कंपनी है, वो चाहे तो बहुत इन्वेस्टर्स वो बटोर सकती है। अब आप सोचो कि मैं अभी लिस्ट देख रहा था दुनिया के जो रिचेस्ट हम्म। लोग हैं उनकी, तो उस लिस्ट में शायद टॉप 5 में 4 लोग हैं टेक्नोलॉजी के, एक रिलायंस है केवल एनर्जी का सेक्टर का। ठीक है, बाकी सब टेक्नोलॉजी सेक्टर से हैं, और टीसीएस भी टेक्नोलॉजी की है, तो टीसीएस भी तो कुछ कर हाँ, सकती है। ये बात ठीक तो है, तो सही है, कह रहे जो हैं आप। मुझे लग रहा है अभी इस टाइम पे, जी। वॉइस क्लियर नहीं है क्या? हाँ, आ रही, क्लियर आ रही है आवाज़ तो। अच्छा, किसी ने मैसेज किया यार, जिसने मैसेज किया ना वॉइस क्लियर नहीं है वो अपना नेट चेक करे फिर, बाकी सबको आ रही है। ठीक है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि देखो जैसे अभी रिलायंस बहुत तेज़ी से ऊपर गया है, ठीक है, तो बहुत लोगों का अब रिलायंस में बहुत लोगों का इंटरेस्ट आएगा कि अगर मान लो रिलायंस में जैसे थोड़ी बहुत करेक्शन हमें देखने को मिल जाती है ना रिलायंस में, जिसकी हम बात कर रहे थे हाँ। 1600। देखो जिस तरीके से रिलायंस चढ़ा ना, रिटेल को तो मौका नहीं दिया बिल्कुल, मतलब किसी पब्लिक को तो बिल्कुल ही रिलायंस ने चांस नहीं दिया कि एंटर कर जाओ आप किसी भी लेवल पे। ठीक है, हम्म। कोई अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से कोई पहले कर गया हो एंटर तो ठीक है, या मतलब जिस टाइम पे निफ्टी नीचे थी, लेकिन उसके बाद तो रिलायंस ने कोई करेक्शन दिखाया नहीं मेजर यहाँ पे। ठीक है, ऊपर गया फिर यहीं पे कंसोलिडेट करके, फिर ऊपर गया फिर कंसोलिडेट हो गया, नीचे आया ही नहीं है। ठीक है, तो अब ये थोड़ा बहुत नीचे भी अगर आता है 2000 तक या 1800 तक अगर आता है ना, तो पब्लिक ज़रूर इसमें कूदेगी। ठीक है, और अच्छी कंपनी है रिलायंस भी, नो डाउट अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म का टारगेट आप लोगों को पता ही है इसका। ठीक है, बता चुका हूँ जी। बहुत पहले। ठीक है, 5 से 8 हज़ार का इसका टारगेट है, और 3 सालों का ही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म भी नहीं। ठीक है, लेकिन अच्छा। अभी जिस तरीके से अभी ये बढ़ा है ना जिस तरीके से, तो इसको थोड़ा बहुत नीचे आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत इसको नीचे तो आना चाहिए। ठीक है, 1500-1600 के आसपास तक आए, थोड़ा अच्छा रहेगा हमारे लिए। ठीक है, बाकी तो जो हमारी स्ट्रैटेजीज़ हैं इन्वेस्टमेंट लेवल्स की, उसके हिसाब से हम करेंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि रिलायंस जो है पब्लिक उसमें रहेगी, तो ऐसा हो सकता है कि रिलायंस कुछ टाइम के लिए खड़ा हो जाए एक जगह। ठीक है, नीचे भी ना आए वो, ऊपर भी ना जाए, मतलब ऐसा हो सकता है कि हमें यहाँ से थोड़ा बहुत और ऊपर जाए या 2200 के आसपास, क्योंकि अभी तो लाइफ टाइम आई है, तो इस लेवल पे तो हम कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट कर चुका है, तो वैसा कोई रेजिस्टेंस है नहीं हमारे पास। तो अब नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत आए। ठीक है, मान लो अगर 1800 के आसपास आता है, फिर यहाँ पे खड़ा हो जाए। ठीक है, 2-3 महीने खड़ा हो जाए। ठीक है, उतने में टीसीएस भाग जाएगा ऊपर। ठीक है। हेलो। सही है। यार म्यूट कर लो माइक, जिसका भी ऑन है। ठीक है, तो मुझे ये लग रहा है कि टीसीएस जो है वो उतने टाइम में निकल जाएगा जब पब्लिक का ध्यान रिलायंस पे रहेगा। ठीक है, उतने टाइम में हो सकता है टीसीएस निकल जाए ऊपर, ऐसे ही तो होता है ना मार्केट में। ठीक है, तो ये देखो टीसीएस में कितना शानदार हैमर बना है। ठीक है, तो हैमर को ट्रेड करना तो आता होगा आप लोगों को।
हेलो, अनम्यूट करके बोल सकते हो आप लोग। चलो ठीक है, टाइम हो गया तो स्टार्ट करते हैं फिर। और लोग आ गए हैं और आते रहेंगे तो देखते हैं फिर। ठीक है, जो लेट आएगा उसको फिर बाद में बता देंगे। तो हेलो, आवाज़ आ रही है? एक बार ये बता दो। आ रही आ रही आ रही। चलो ठीक है। तो देखो आज की जो मीटिंग है, ठीक है, जो टॉपिक है पहले तो उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, कंपाउंडिंग किस तरीके से काम करती है। अब देखो बहुत सी जगह पे आपने यूट्यूब में कैलकुलेटर्स देखे होंगे कंपाउंडिंग के, जिसमें वो एसआईपी में दिखाते हैं 10 15 20 साल के बाद आपकी एसआईपी ये हो जाएगी वो हो जाएगी। ठीक है, बट एक प्रॉब्लम जो मैक्सिमम लोगों को आती है वो ये आती है कि उतना पेशेंस नहीं होता किसी में भी। ठीक है, उतना पेशेंस नहीं होता, उतनी डिसिप्लिन नहीं होती। अभी जैसे रिसेंटली आपने देखा कि मार्केट 12,000 पे थी हमारी निफ्टी, फिर नीचे गिर गई 8-9 हज़ार तक आ गई। तो उसमें अब जिन लोगों ने ऐसी जैसे ऐसे म्यूचुअल फंड्स लिए होंगे उस टाइम की, जो म्यूचुअल फंड्स आप पे है, जैसे लाइक अगर कॉइन में या ग्रो ऐप में आप जाते हो तो वहाँ पे क्या है कि वो म्यूचुअल फंड आप पे डिपेंड है कि आप जब चाहो, मतलब कुछ ऐसे भी होते हैं, ठीक है, जो जिस पे आप जब चाहो तब इन्वेस्ट करो, ठीक है, जब चाहो तब पैसे निकालो, ऐसे लिक्विड फंड्स कुछ होते हैं। ठीक है, फिर कुछ ऐसे होते हैं जिसमें शायद आपका ई मैंडेट कुछ साइन होता है कि अगर आपने वो म्यूचुअल फंड ले लिया तो फिर हर महीने आपकी एसआईपी कटेगी। ठीक है, हर महीने आपके जो पैसे हैं वो बैंक से जाते हैं। ठीक है, तो जो ऐसे फंड्स वाले लोग थे जिनका मतलब कि जब चाहो तब फंड डालो, जब चाहो तब निकाल लो, तो मुझे लगता है उनमें से मैक्सिमम लोगों ने शायद एसआईपी अपनी स्टॉप कर दी होगी जिस टाइम पे मार्केट क्रैश हुई थी। ठीक है, सही कह रहा हूँ क्या मैं? हेलो, 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 आप में से कोई एक यार अपना थोड़ा माइक मतलब बीच बीच में ऑन करके बताते रहो, क्योंकि फिर मुझे पता नहीं चलेगा। अब मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊँ फिर मेरी अगर वॉइस ना पहुँचे तो पता नहीं चल पाएगा मुझे फिर। ठीक है, संदीप जी फिर आप ऑन कर लो या वैभव जी आप ऑन कर लो। ठीक है, कोई आ रही है एक। आपके। ठीक है, तो कोई एक बताते रहो। ठीक है, तो एसआईपी में ये प्रॉब्लम्स आपको आती हैं। चलो पहले एसआईपी की बात करते हैं। अब देखो, अगर फाइनेंशियल आपको फ्रीडम चाहिए, ठीक है, मतलब फाइनेंशियली फ्री आपको होना है, तो जो मैं करता हूँ मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, मैं 3 प्लान्स पे काम करता हूँ पैरेलली। ठीक है, एक मेरा शॉर्ट टर्म का प्लान है जो इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड है। एक मेरा मीडियम टर्म का प्लान है जो पोजिशनल का रिलेटेड है। पोजिशनल मतलब पोजिशनल क्या हो गया कि स्विंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में वो हो जाता है। लगभग कि आपका टाइम फ्रेम वहाँ पे 1 ईयर से लेके 3 ईयर्स का होता है। ठीक है, 3 ईयर से कम कुछ भी है तो उसको मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कहता, फिर इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में वो नहीं आता। ठीक है, तीसरा जो है वो है लॉन्ग टर्म। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास, अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, अगर आप सच एक फाइनेंशियल फ्रीडम भी मैं कह रहा हूँ कि अगर आप स्टेबल ही होना चाहते हो, ठीक है, फ्रीडम के लिए तो फिर बहुत सारी चीज़ें और करनी पड़ती हैं, लेकिन ये तो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात है। ठीक है, कहते हैं ना कि स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग जो है वो पहले के टाइम में तो था कि हाँ एक जैसे आप एक्स्ट्रा में कर लिया आपने, आपको हॉबी है या मज़ा आ रहा है आपने कर लिया, लेकिन आज के टाइम में क्या है कि ये नेसेसिटी है। ठीक है, इसमें कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, नहीं तो इन्फ्लेशन आपका पैसा खा जाएगा। ठीक है, अगर आप बात करो तो आप पेट्रोल की प्राइसेस ही देख लो कितनी तेज़ी से बढ़ रही हैं। ठीक है, तो अब बैंक में आपका पैसा क्या उतनी तेज़ी से बढ़ता है? नहीं बढ़ता। ठीक है, तो देखो, अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपको 3 प्लान्स रखने पड़ेंगे। एक प्लान आपको रखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म का। ठीक है, और वो ऐसा प्लान होना चाहिए जिस, देखो लॉन्ग टर्म, जितना ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म जाओगे उतना ज़्यादा आपका रिस्क कम होगा। ठीक है, जितना आप शॉर्ट टर्म रहोगे आपका रिस्क ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म इन द सेंस ये कि आपको आने वाले लाइक लेट सपोज 2 साल में अमीर बनना है। ठीक है, मीडियम टर्म का ये प्लान, अब 2 साल में अगर किसी को अमीर बनना है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो इंट्राडे करेगा या स्विंग ट्रेडिंग में ऐसे स्टॉक्स लेगा जिसमें मुझे उसे एक हफ्ते में 10% या 15% की मूवमेंट मिल जाए। ठीक है, मीडियम टर्म में कोई अमीर बनना चाहता है तो वो शायद इंट्राडे थोड़ा कम करे या ना करे, स्विंग ट्रेडिंग ज़्यादा करेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म में कोई अमीर बनना चाहता है तो वो फिर इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखो, ये तो सबको पता है कि भाई लॉन्ग टर्म में मार्केट को ऊपर जाना है। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि भाई इसका देखो, जैसे अगर मार्केट से आप क्या समझते हो, मार्केट से आप इंडेक्स को समझते होगे, निफ्टी 50 को आप देखते होगे, तो जैसे जैसे आप देखते रहते होगे कि निफ्टी 50 में होता क्या है कि जो स्टॉक्स अंडर परफॉर्म करते हैं, जो स्टॉक्स परफॉर्मेंस जिनकी ख़राब रहती है उनको निकाल दिया जाता है, और जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, ठीक है, मतलब जो ऐसे हैं जो निफ्टी में नहीं है, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, वो निफ्टी के अंदर आ जाते हैं। जैसे अभी ब्रिटानिया आया था निफ्टी के अंदर। ठीक है, पहले निफ्टी में नहीं था, वो अब निफ्टी में है, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस जो है, निफ्टी के भी काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अंडर परफॉर्म करते हैं ब्रिटानिया को। ठीक है,
और भी कुछ एक आध स्टॉक्स हैं जैसे इंडसइंड वगैरह हैं, वेदांता है, निकाले गए हैं निफ्टी से, ठीक है। तो ये जो है ना निफ्टी आज की डेट में अगर मैं कहूँ तो शायद निफ्टी और सेंसेक्स जो हमारे इंडेक्सेस हैं वो सबसे ज़्यादा एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है। तो अगर आप कोई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लेते हो सिर्फ निफ्टी का, तो मुझे लगता है वो किसी एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड के ही बराबर है, क्योंकि उसको बहुत एक्टिवली मैनेज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। क्योंकि अगर मार्केट अप नहीं रहेगी एक लॉन्ग टर्म में तो वो गवर्नमेंट का फेलियर माना जाता है। वो माना जाता है कि भाई जो एज अ कंट्री हमारी जो कंट्री है एज अ होल वही अच्छा नहीं कर रही एक लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशन नो डाउट आ सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे जो इंडेक्सेस हैं उनको वो ऊपर ले जाए। तो यहाँ पे मैं 3 प्लान पे काम करता हूँ। एक प्लान तो मेरा ये है कि हाँ श्योर शॉर्ट मतलब कुछ भी हो जाए मेरे शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म, क्योंकि रिस्क ज़्यादा है वो ख़राब हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म का जो मेरा प्लान है वो कम से कम मुझे अमीर बना दे। मतलब ऐसा ना हो कि देखो बहुत से लोग क्या होता है कि वो सोचते हैं कि चलो शॉर्ट टर्म का मैं सोचता हूँ 2 साल का, आने वाले 2 साल का मैं सोचता हूँ तो इंट्राडे करता हूँ मैं ज़्यादा, ठीक है। इंट्राडे करता हूँ, थोड़ा बहुत स्विंग कर लूँगा। उससे क्या होता है कि अब 2 साल बाद अब जब आप देखोगे हो सकता है आप बहुत कम प्रॉफिट में रहो या फिर हो सकता है आप लॉस में रहो, ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन अब वहाँ पे हुआ क्या, आपने अपने 2 साल भी बर्बाद कर दिए लाइफ के। आवाज़ आ रही हो तो बता दो एक बार। हाँ रूल जी बताओ। हेलो, आ रही है फिर। ठीक है ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि मुझे लॉस हो जाए, ठीक है, क्योंकि मार्केट की कंडीशन डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। हो सकता है मार्केट मेरे फेवरेबल ना हो, तो शॉर्ट टर्म में अगर मुझे लॉस हो रहा है तो कम से कम ऐसा ना हो कि भाई मैं ये हो जाए कि मैं मार्केट में हूँ, पिछले 5 साल से 10 साल से मैं मार्केट में बना हूँ लेकिन मैंने कुछ अचीव नहीं किया। तो वहाँ पे क्या हुआ, मैंने अपने 5 साल 10 साल जो हैं वो ख़राब कर दिए एक तरीके से। जिसमें मैं क्या कर सकता था, अपने जो लॉन्ग टर्म का प्लान है उस पर भी अगर मैं पैरेलली काम करता, उस पर भी अगर मैं चलता तो हो सकता है कि भाई ठीक है शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में मेरा लॉस है, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म से वो मैनेज हो रहा है, ठीक है। आप समझ पा रहे हो क्या हो रहा है। तो ये भी एक तरीके की हेजिंग है कि आप एक हेजिंग कर रहे हो, ठीक है। आप अपने शॉर्ट टर्म प्लान को हेज कर रहे हो अपने मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान से, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो आपको तीनों ही करने हैं। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि भाई मैं मुझे सिर्फ शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म चाहिए, लॉन्ग टर्म मैं अवॉइड करता हूँ। देखो उस तरीके से काम नहीं होता। अगर आप फाइनेंस रिलेटेड कोई भी अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो आपको तीनों ही लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो जो लॉन्ग टर्म है वो क्यों है, वो ये है कि मैं कुछ भी हो जाए मेरा मतलब नियर टर्म में मेरे साथ कुछ भी हो जाए लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं रिच बन ही जाऊँ, ठीक है। मतलब वो एक गारंटी होनी चाहिए मेरे पास एक, क्योंकि रिस्क कम है, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म सोच रहा हूँ उस हिसाब से, ठीक है। जो मेरा मीडियम टर्म प्लान है वो ये है कि हाँ चलो हो सकता है मेरा शॉर्ट टर्म क्योंकि रिस्क ज़्यादा है उसमें मैं कुछ ख़राब कर दूँ, लेकिन मीडियम टर्म में कम से कम ऐसा हो जाए कि हाँ मैं अच्छा खासा कमा लूँ, ठीक है। फिर शॉर्ट टर्म प्लान ये है भाई कि वो तो अगर आप नहीं करोगे शॉर्ट टर्म तो आपको फिर इंटरेस्ट ही नहीं आएगा मार्केट में, ठीक है। तो वो तो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंट्राडे कोई पर्सन नहीं करता है तो स्विंग के स्टॉक्स वो ढूंढेगा कैसे, उसे मिलेंगे ही नहीं स्विंग के स्टॉक्स स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो आज हम लॉन्ग टर्म डिस्कस करेंगे और उसके लिए हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एसआईपी वैसे तो आप लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ। एसआईपी में होता क्या है कि आप पर मंथ कुछ एक्स अमाउंट ऑफ मनी आप इन्वेस्ट करते हो किसी भी चीज़ में, म्यूचुअल फंड्स हो गए, स्टॉक्स हो गए। अभी म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक्स में डिस्कस करूँगा कि ज़्यादा बेटर किस में है, लेकिन उससे पहले शायद एसआईपी मतलब जो एसआईपी कैलकुलेटर है मैं वो नहीं दिखा रहा आपको, मैं आपको वो चीज़ें दिखा रहा हूँ जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। जो वीडियो वाला जो टॉपिक वाला जो मैसेज था उसमें जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो मैं चीज़ें आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है। तो ये मैं जावा के अपने टर्मिनल पे हूँ और यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बनाया। वैसे मैं इसको एक्सेल में बनाने की सोच रहा था पहले, लेकिन एक्सेल में क्या था कि आप फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा डायनेमिक नहीं हो पाते हो, ठीक है। अब एक्सेल में प्रॉब्लम ये कि मान लो मैंने 5 साल का एक कैलकुलेटर बना दिया, ठीक है। अब उसको 10 साल अगर मुझे करना है तो मुझे पूरा फिर एडिट करना है, ठीक है। 15 साल करना है तो फिर पूरा कुछ ऐड करना है, ठीक है। अब फिर 15 साल वाले को 20 साल करना है तो कुछ ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बनाया है और ये प्रोग्राम जो है वो करता क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। पहला जो प्लान था हमने बात की थी, ठीक है, पहला जो हमने प्लान बात की थी वो क्या किया था, हमने कहा था कि 5 ईयर्स तक आप कोई अमाउंट एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करो, ठीक है, और फिर 5 ईयर्स के बाद वो अमाउंट आप लाइफ टाइम पाओ। यही बात की थी हमने। हेलो जी सर, जी सर, ठीक है, यस सर यही बात है थी। चलो इसको देखते हैं, फिर इसको देखते हैं। तो एसआईपी अमाउंट मैं स्टार्ट करता हूँ, 1000 लेता हूँ मैं, ठीक है। 1000 मैंने एसआईपी अमाउंट डाला। रेट ऑफ कंपाउंडिंग, अब देखो ये बात है, ठीक है। ये जो प्लान है पर्टिकुलर, ठीक है, ये जो मैंने 3 जो आपको प्लान्स बताए हैं 5 ईयर 10 ईयर 15 ईयर, ये वाले इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं,
ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, मैं शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लॉन्ग टर्म के अंदर ही 3 अलग अलग प्लान्स की बात कर रहा हूँ। तो आप समझो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब शॉर्ट टर्म के अंदर भी जब आप काम करोगे तो ये तो देखो ब्रॉड कैटेगरीज हो गई आपकी। अब शॉर्ट टर्म के अंदर भी बहुत डिफरेंट कैटेगरीज है जो जिनको आपको पैरेलली चलाना है। मीडियम टर्म के अंदर भी बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपको पैरेलली करना है, ठीक है। वैसे ही लॉन्ग टर्म के अंदर सिर्फ 3 चीज़ें हैं और वो तीनों आपको करनी है, ठीक है। कैसे करनी है वो आप अपने फंड के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि हो क्या रहा है। रेट ऑफ कंपाउंडिंग, इसके वर्क करने के लिए आपको चाहिए 14% का रेट ऑफ कंपाउंडिंग आपको चाहिए, ठीक है। तो अभी चलो इसकी बात करते हैं, फिर 14% कैसे अचीव करेंगे उसकी बात हम करेंगे, पर पहले ये देख लेते हैं कि क्या होता है। अब विड्रॉवल अमाउंट ये है कि भाई जैसे मैंने यहाँ पे मैं 5 ईयर्स की बात कर रहा हूँ, तो 5 साल बाद मैं कितना अमाउंट हर महीने विड्रॉ करूँगा, ठीक है। तो उसको भी 1000 रख देते हैं, क्योंकि 1000 हम SIP कर रहे हैं। तो हमने बात की थी कि भाई 5 साल के लिए अगर आप कर रहे हो तो सेम अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हो। टाइम हम देख लेते हैं, 5 ईयर्स, ठीक है। और नंबर ऑफ़ ईयर्स, अब हमने बात की थी कि लाइफ टाइम आप पाओ, तो आपकी लाइफ कितनी है, ठीक है। 100 साल हो सकती है, 200 साल हो, कुछ भी हो, मतलब ऐसे हो आप अज्यूम कर सकते हो। तो मैं इसको अभी के लिए मैं 100 ले रहा हूँ, मतलब एक सेफ साइड पे रह रहा हूँ, ठीक है। 100 मतलब वैसे भी नेक्स्ट जनरेशन हो जाएगा, लेकिन चलो एक सेफ साइड पे हम रह रहे हैं। तो अब ये मुझे पूरी कैलकुलेशन दिखा दे रहा है, और इसमें देखो बहुत ज़्यादा लेटर स्टेज पे आप जाओगे तो वहाँ पे तो आपको दिखेगा ये एक्सपोनेंट की पावर है, तो उतना तो टाइम हमारे पास है नहीं खैर हमारी लाइफ में, ठीक है। तो वो तो मैंने आपको दिखा दिया कि लाइफ टाइम में चल पाएगा ये मॉडल या नहीं, इस चीज़ के लिए मैंने आपको ये दिखाया। लेकिन अब देखो क्या हो रहा है, ठीक है। पहला मंथ मेरी SIP 1000 कैपिटल 1000 11 रुपये इंटरेस्ट, तो मैं यहाँ पे मंथली आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, एक आर्ग्यूमेंट आप कर सकते हो कि भाई मार्केट जो है वो हर महीने सेम नहीं होगी, बिल्कुल सही बात है, मार्केट हर महीने सेम नहीं होगी। किसी महीने आपको 11 रुपये हो सकता है आ जाए, किसी महीने आपको 20 रुपये आ जाए, ठीक है। किसी महीने आपको 5 ही रुपये आए, किसी महीने लॉस भी हो सकता है, ठीक है। वो चीज़ें सेम रहेंगी, लेकिन क्योंकि हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो ओवर द लॉन्ग टर्म ये सारे जो फ्लक्चुएशंस है वो एवरेज आउट हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में जो मार्केट है वो फंडामेंटल के हिसाब से चलती है और शॉर्ट टर्म में मार्केट टेक्निकल के हिसाब से चलती है, या फिर शॉर्ट टर्म की फ्लक्चुएशंस कुछ ऐसी भी होती हैं जो प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट को कहाँ जाना है इस चीज़ को बताया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पूरी टेबल देख सकते हो कि मान लो मैंने 1000 का कैपिटल, अब 11 मेरा इंटरेस्ट है, और विड्रॉवल देखो मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। विड्रॉवल मैंने जहाँ बात की पहले 5 साल में कुछ भी विड्रॉ यहाँ से नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फिर अगले महीने मेरी SIP गई तो ये कैपिटल 2011 बन गया, इंटरेस्ट भी मिला रहा हूँ, ठीक है। इसमें इंटरेस्ट भी मिल रहा है, साथ ही साथ कैपिटल भी मिल रहा है। तो देखो SIP में 2 चीज़ें आपके लिए आपके बेनिफिट के लिए काम कर रही हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है कि आपका इंटरेस्ट जो है वो भी आ रहा है, इंटरेस्ट इन द सेंस मतलब जो आप की एक तरीके से 14% जो हमने बात की है, ठीक है। अभी करेंगे बात कि कैसे करना है, ठीक है। फिर तीसरे महीने आप देखो कि 3035, तो ये पूरा आपका जो इंटरेस्ट है वो ऐड हो रहा है, साथ ही साथ नई SIP ऐड हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो है, अब हम बात करते हैं वहाँ पे चलते हैं जहाँ पे हम विड्रॉवल करना शुरू कर रहे हैं। 5 साल लगभग 60 मंथ्स, ठीक है। 60 मंथ्स के बाद हमारे पास कुछ इतना 86,000 फंड आ गया, ठीक है। अब 86,000 में से 60,000 तो हमने इन्वेस्ट किया था, ठीक है। 60,000 तो हमने इन्वेस्ट किया था, बाकी का हमारा जो इंटरेस्ट है वो सब आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे आप, तो आप देखोगे 61st मंथ में हमने SIP रोक दी, ठीक है। पहले 5 साल हमने SIP की थी, 1000 हम दे रहे थे, यहाँ पे हमने SIP रोक दी, ठीक है। अब इसके बाद मैं कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। देख लो सब 0 है, इसके बाद मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ। जो इन्वेस्टमेंट आपने करनी है पहले 5 साल में करनी है इस प्लान में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि आपका अब क्योंकि देखो क्यों करनी है आपको, ऐसा क्यों यहाँ पे और इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करना, क्योंकि अब यहाँ पे आपका कैपिटल जो है उस पर जो आपका मंथली इंटरेस्ट है वो इतना हो जाएगा कि आपके विड्रॉवल से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप जब और नीचे जाओगे तो आप देखोगे, अब जैसे यहाँ पे आपको डिफरेंस बस 5 रुपये का दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में, ठीक है, अब आपको लग रहा होगा यार मैंने कोई ऐसा ही सिस्टम अचीव किया है जो मुझे बस 1000 रुपये पर महीना दे रहा है, ठीक है। तो कौन सी बड़ी बात है 5 साल में ऐसा करना, लेकिन सच बात यह है कि आपने एक ऐसे सिस्टम को यहाँ पे क्रिएट कर लिया है अपने लिए जो आपको लाइफ टाइम 1000 रुपये देने के लिए तैयार है, ठीक है। पूरी लाइफ वो आपको 1000 रुपये ये सिस्टम देने के तैयार है। और एक और चीज़ यहाँ पे जो आपने मेन कैपिटल जो इन्वेस्ट किया है, ठीक है, जो मेन कैपिटल जो प्रिंसिपल अमाउंट मतलब ये जो हमने SIP की है स्टार्ट में, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने मेन कैपिटल इन्वेस्ट किया उसको तो मैं विड्रॉ करने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप बात को समझ रहे हो, ये जो मेन कैपिटल है 86,000 का, ये तो आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी तो हम कैलकुलेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ इंटरेस्ट से ही विड्रॉ कर सकते हो अपना वो अमाउंट जो आप स्टार्ट में SIP कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसा देखो, अब ये जो सोच है वो एक मतलब एक मेरा नज़रिया है सोचने का, और ऐसा नज़रिया मैं आपको क्यों देना चाह रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि भाई SIP की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो होती है वहाँ पे ना फेयर का इमोशन सेटिस्फाई होता है,
ना आपका ग्रीड का इमोशन सेटिस्फाई होता है। मतलब फेयर और ग्रीड पे मार्केट चलती है। फेयर का क्यों नहीं सेटिस्फाई होता? क्योंकि आपको डर नहीं होता, आपको पता होता है भाई लॉन्ग टर्म में हो जाएगा हमारा पैसा। ग्रीड क्यों नहीं सेटिस्फाई होती? क्योंकि आपको ये पता होता है कि बहुत ज़्यादा पैसा नहीं आएगा, कम आएगा, ठीक है, लेकिन आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, इसलिए आपकी ग्रीड सेटिस्फाई नहीं होती। तो इसलिए मैक्सिमम लोग इस चीज़ को नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि फेयर और ग्रीड के जो इमोशंस हैं वो उनके सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं हो रहे, ठीक है। तो हमने 5 ईयर की बात की। अब धीरे धीरे आप देख रहे हो आपका कैपिटल भी बढ़ रहा है, उसके साथ आप मतलब पैसे विड्रॉ भी कर रहे हो, ठीक है। तो ये मत देखो कि यहाँ पे देखो 7 ही रुपये बढ़ रहा है, ये सब मत देखो, ठीक है। क्योंकि स्टार्ट में, अब जैसे स्टार्ट में हमने बात की थी तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी सिर्फ 11 रुपये था, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। फिर जैसे जैसे आप आगे जाते हो, अब इसको मैं चलो 100 तक मैंने किया है, ठीक है। तो आप देखो मेन कैपिटल पे ध्यान मत दो, आपका मेन कैपिटल इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा क्योंकि आप विड्रॉ कर रहे हो। अब बात को समझो, ठीक है। ये जो मेन कैपिटल है ये मेरा फ्री फंड का कैपिटल है। जैसे अगर मैं इसको एक बार फिर से इसको रन करता हूँ, और अब मैं 20 साल के लिए ही बस रन करता हूँ इस प्रोग्राम को। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा, एक मिनट। अब आ रही है? हेलो? एक्चुअली मेरी तो आ ही रही है, मतलब मेरी वाइट हुई नहीं, जैसे स्टार्टिंग में थी वैसे ही है अभी। बाकी किसी की आ रही है स्क्रीन? हाँ सर, मेरी स्क्रीन शो कर रहा है। अच्छा, तो आपकी स्क्रीन शो कर रही है ना, तो भाई नेट चेक करो फिर, ठीक है। जिसकी नहीं आ रही है वो सर एक प्रॉब्लम थी। हाँ, हेलो? प्रॉब्लम हम बात करेंगे ना अभी। अभी हम नहीं, लास्ट। इसी में जो अभी आपने हाँ रिजल्ट हाँ दिखाया था, हाँ, बोलो। उसमें एक 48 मंथ में शायद कुछ एरर था। चलो मैं अभी फिर उसको कैलकुलेट कर रहा हूँ ना। हाँ बोलो अब। सर शायद 48 मंथ के अराउंड कुछ एरर आ रहा था। बोलो क्या आ रहा है? उसका अमाउंट ज़्यादा आ रहा था, काफ़ी ज़्यादा आ रहा था पहले के उसके अकॉर्डिंग। वो डेसिमल है वो, ये देखा पॉइंट? हेलो? ओके ओके। ठीक है, तो वो डेसिमल है, हो सकता है। अब देखो हो सकता है नेट की आपकी कोई दिक्कत हो तो आपको पॉइंट ना दिखाओ, इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा हो अमाउंट, ठीक है। लेकिन वो सही हाँ, है, वो वो मैं थोड़ा चेक कर वीडियो सकता हैंग हूँ। कर रहा था, वीडियो हैंग कर रहा था। ठीक है, तो बाकी सब अगर मतलब वॉइस पे नहीं बोल रहे हो तो चैट पे बता दो कम से कम कि भाई सबका हैंग कर रहा है या उन्हीं का है बस। हेलो? चलो ठीक है, यहाँ पे फिर मैंने आवाज़ मैं अज्यूम करता हूँ मेरी आ रही होगी, नहीं तो आप लोग हल्ला मचाते फिर नहीं आ रही होती ना। नो इश्यूज़, ठीक है। हाँ मुझे पता है लोग हल्ला तभी मचाते हैं जब नहीं कुछ खराबी होती है तब, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ 30 ईयर्स का आपको दिखाया है, ये वाला मतलब 30। ये क्या है कि मैं कितने सालों तक कैलकुलेट इसको करना चाहता हूँ, तो मैं इसको बस ये पहले आपको दिखाया कि लाइफ टाइम मॉडल आप ये सस्टेनेबल है, आप इसको चला सकते हो। अब देखो ये आपकी पूरी जो शीट है, अब देखो यहाँ पे मैंने विड्रॉ करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अब देखो विड्रॉवल आपको स्टार्ट कब करना है, जब आपका मंथली वो हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम ऐसे कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन आपका ऑब्वियसली क्योंकि मार्केट है, कुछ महीने ज़्यादा रहेगा प्रॉफिट, कुछ महीने कम रहेगा, ठीक है। लेकिन वो एवरेज आउट हो जाएगा ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो एवरेज आउट हो जाएगा। और जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो बड़े जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, वो मतलब जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इसी तरीके से पैसे कमाते हैं, ठीक है। वो जो उनकी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो ये है, जो आप पब्लिक को दिखती नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बड़ी हिडन इनकम है, ठीक है। आप समझो ये एक पैसिव इनकम हो गई कि मतलब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पे SIP तो कर दी, एक मेरे पास मॉडल तैयार हो गया, ठीक है। अब उससे मेरे पास इनकम आ रही है, ठीक है। अब ये क्या होगा कि अगले 5 साल में ये मेरी जितना मैंने इन्वेस्ट किया वो बराबर हो गया, साथ ही साथ मेरे पास कैपिटल तो पड़ा ही है, ठीक है। ये जो कैपिटल है, जैसे 5 साल बाद मैं मतलब चलता हूँ, लगभग 10 साल बाद इसमें, ठीक है। तो 120 मंथ्स के बाद अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरा कैपिटल तो पड़ा है वैसा का वैसा, लेकिन मेरे पास एक मॉडल भी है, मतलब सारी जितना मैंने पैसा लगाया था वो सारा पैसा भी मैंने निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद अब मुझे लाइफ टाइम और भी 1000 रुपये मिलते जा रहे हैं, और मेरा ये कैपिटल भी जो है वो लगभग मेंटेन हो रहा है, ठीक है। लगभग मेरा ये जो कैपिटल है वो घट भी नहीं रहा, बहुत ज़्यादा बढ़ भी नहीं रहा, क्योंकि भैया आप निकाल रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसलिए बढ़ नहीं रहा, ठीक है। दूसरे प्लान पे चलें फिर, इस पर कोई डाउट हो तो पूछो। 10 साल वाले की बात करते हैं फिर। हेलो?
यस सर, नेक्स्ट वाले प्लान पे चलते सर। ठीक है, तो अब 10 ईयर्स वाले की बात करते हैं हम। ठीक है, 10 ईयर्स वाले में हमने क्या बात की थी? अच्छा, 10 ईयर्स वाले में हमने कहा था कि आप कुछ पैसा डालो 10 सालों के लिए, हर महीने आप कुछ पैसा आप डाल रहे हो। ठीक है, 14% रिटर्न ही हम अज्यूम करते हैं, और वहाँ पे आपको 3 गुना पैसा मिलेगा लाइफ टाइम, हर महीने। ठीक है, तो चलो देखते हैं ये काम होता है या नहीं है। और 1000 में क्यों लेके चल रहा हूँ? क्योंकि देखो मैंने एक पोर्टफोलियो की वीडियो डाली थी, उसमें बहुत से अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स हमने बना के लगभग दिवाली के टाइम पर डाले थे, और उसमें कुछ स्टॉक्स तो ऐसे हैं जो लगभग मतलब डबल से भी ज़्यादा। अब जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आप देखो, तो शायद मैंने उस वीडियो में जब डाला था रिलायंस 1100 के प्राइस पे था। ठीक है, अब देखो कहाँ हो गया 2100। ठीक है, तो रिलायंस, डीमार्ट, एचडीएफसी, ये मतलब सारे मैंने उसमें शायद 11 स्टॉक्स डाले हैं। तो अब एक पर्सन ने मुझसे कहा कि ये जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी महंगे हैं। ठीक है, तो अब उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हो। ठीक है, उस चीज़ के लिए अभी बाद में बात करेंगे, लेकिन रेट ऑफ कंपाउंडिंग में 14 ले लेता हूँ। विड्रॉवल अमाउंट में यहाँ पे क्योंकि मैं 3 गुना की बात कर रहा हूँ, तो मैं मान रहा हूँ कि भाई मैं हर महीने 3000 विड्रॉ कर रहा हूँ, और मैं 10 साल बाद विड्रॉ करना शुरू करूँगा। ठीक है, और नंबर ऑफ़ ईयर्स टू कैलकुलेट अप टू, मैं यहाँ पे इस मॉडल को मैं कैलकुलेट 50 सालों के लिए चलो कर लेता हूँ। ठीक है, तो 50 साल बाद देखो मैं नेगेटिव में नहीं आया हूँ, इसका मतलब नो डाउट ये मॉडल जो है सस्टेन कर रहा है। अब देखो एसआईपी में एक चीज़ आप ज़रूर देखोगे कि भाई जैसे हम 5 ईयर वाले प्लान में देख रहे थे, तो क्योंकि आपने एसआईपी जो 5 ईयर तक ही की थी, तो आपका जो मेन कैपिटल था वो बहुत ज़्यादा उसमें मतलब इंक्रीमेंट नहीं होगा। जब आप पैसा निकालना शुरू करोगे ना, तो बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखो आपने लगभग 10 साल बाद 7 लाख का कैपिटल भी इकट्ठा कर लिया, साथ ही साथ आप हर महीने 3000 विड्रॉ करते रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब इसकी चलो बात करते हैं, देख लेते हैं एक बार कुछ स्टार्ट की कैलकुलेशन। 1000 कैपिटल था, 11 रुपये इंटरेस्ट है, एक महीने का है ये। ठीक है, फिर 2000 हुआ, ठीक है, 3000 हुआ, 5000 हुआ, 6000 हुआ। ठीक है, फिर इंटरेस्ट देखो आपका धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपका कैपिटल जो है बढ़ता जा रहा है। अब देखो ये इंटरेस्ट क्यों बढ़ रहा है? पहली चीज़, जो पहले आपने इंटरेस्ट कमाया था वो भी आपके कैपिटल में जुड़ रहा है। दूसरी चीज़, आप और कैपिटल ऐड कर रहे हो। ठीक है, और कैपिटल आप ऐड कर रहे हो, इसलिए आपका इंटरेस्ट दुगनी तेज़ी से बढ़ रहा है। अब यहाँ पे क्या देखो, 120 महीने यानी 10 साल बाद आप एसआईपी आप क्लोज कर रहे हो अब यहाँ पे। ठीक है, एसआईपी आपने क्लोज कर दी। अब आप क्या कर रहे हो? एसआईपी ज़ीरो कर रहे हो, मतलब आप पैसा आप कुछ नहीं डाल रहे। आपने 10 साल अपना लाइफ के 10 साल अपने दिए, 1000 रुपये जो बहुत ही छोटी सी रकम है शायद एक महीने के लिए। ठीक है, वो अगर आप जैसे कोई पार्ट टाइम जॉब करता है, ठीक है, या फिर मतलब किसी भी तरीके से शायद आप लोग अगर ऑफिस के जो वर्कर्स हैं, फिर वो अगर चाहें तो इस मॉडल को वो मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम वो मुझसे ले लें, या फिर अभी डाउट सेशन बाद में आएगा तो उसमें आप पूछ लो। तो आप जैसे अगर 10,000 या 50, 20,000, 50,000 जो भी आप एसआईपी करना चाहो, मैं उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन दिखा दूंगा। लेकिन क्योंकि मैंने अमाउंट बहुत कम लिया है, साथ ही साथ मैं जैसे जैसे टाइम बढ़ाऊंगा वैसे वैसे इसमें पावर आपको कंपाउंडिंग की और दिखेगी। तो इस चीज़ को आपको ज़रूर समझना है जब आप एसआईपी में बात कर रहे हो। ठीक है, तब ये आपको समझना है कि जब आप 5 साल की बात करते हो और 10 साल की बात करते हो, तो 10 साल 5 साल के डबल नहीं होता। 10 साल की पावर बहुत ज़्यादा है 5 साल के कंपैरिजन में। अगर आप बात एसआईपी में कर रहे हो, जिस चीज़ को लोग समझ नहीं पाते, वो समझते हैं 5 + 5 = 10। यहाँ पे 5 + 5 नहीं होता, यहाँ पे 5 × 5 होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मेरे पास ये कितना कैपिटल लगभग बन गया, 2,59,000 का। अब इन्वेस्टमेंट मेरा क्या था? 120 महीनों में 1000 मैंने इन्वेस्ट किया, तो 1,20,000 मैंने इन्वेस्ट किया होगा। ठीक है, मेरा 1,20,000 लगा और मेरे पास लगभग 2,60,000 हो चुके हैं। ठीक है, और इंटरेस्ट मेरा यहाँ पे आना शुरू हो गया 3022। अब अगले महीने भी 3022 के आसपास कुछ ऐसा इंटरेस्ट है, मैं 3000 विड्रॉ कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं इंटरेस्ट विड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, इंटरेस्ट मैं लगातार इंटरेस्ट विड्रॉ करता रह रहा हूँ अपना। ठीक है, थोड़ा 20-25 रुपये मेरा बढ़ रहा है यहाँ पे कैपिटल में, और मैं इंटरेस्ट लगातार अपना विड्रॉ करता रह रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्योंकि आप 10 साल तक आपने ये सिस्टम बनाया है, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, आपका जो इंटरेस्ट है वो तब भी तेज़ी से बढ़ रहा है, हालांकि आप विड्रॉ कर रहे हो तब भी। ठीक है, वहाँ पे क्या था कि आपने सिर्फ 5 साल बनाया था उसको। ठीक है, और धीरे धीरे आपका जो मेन कैपिटल है वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, आपका जो मेन कैपिटल है धीरे धीरे वो भी बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद कहाँ तक बात कर लें? चलो इसको बात करता हूँ मैं 20 साल तक। ठीक है, 20 साल थोड़ा सा हम ले लेते हैं टाइम, तो 240 तक मैं जाता हूँ एक बार 20 साल की। ठीक है, तो आप ये एक्सेल शीट में भी आप बना सकते हो इस तरीके का। ठीक है, और प्रोग्राम भी आप मुझसे ले सकते हो, तो उससे आप चेक कर सकते हो अपने गोल्स के हिसाब से। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, चलो मैंने 10 साल सिस्टम बनाया, फिर 10 साल बाद जब मैंने सारा कैपिटल विड्रॉ कर लिया, तो भी मेरे पास 2,64,000, ठीक है, लगभग इतना अमाउंट मेरे पास बचा है। ठीक है, और मेरे पास एक सिस्टम भी है जो अब पूरी लाइफ मुझे 3,000 रुपये देने के लिए तैयार है। ठीक है, और मैं SIP में कर कितनी की रहा था? 1,000 की। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं तीसरे की बात कर लें, फिर 15 ईयर्स वाले की बात कर लें।
स्क्रीन क्लियर है? हेलो, हाँ स्क्रीन क्लियर है बिल्कुल। संदीप जी कहाँ गए हो आप कि नहीं हो? भाग गए क्या? नहीं नहीं, संदीप जी इधर ही है शायद। अच्छा, पता नहीं इसमें मुझे पार्टिसिपेंट्स थोड़ा दिखाता नहीं है, मोबाइल पे दिखाता है, यहाँ पे मैं पता नहीं कुछ शायद गलती कर रहा हूँ, मुझे पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट नहीं दिखाता ये, जूम में तो इधर दिखाता ही है। इधर ही है। चलो ठीक है, अगली बार शायद सिस्को वेबएक्स ऐप ट्राई करेंगे, इसमें मुझे पार्टिसिपेंट्स दिख नहीं रहे लैपटॉप पे, मोबाइल पे तो दिख जाते हैं। ठीक है, तो अगला जो थर्ड प्लान था हमारा जिसकी हमने बात की थी वो क्या था? 15 ईयर्स तक आप कोई अमाउंट इन्वेस्ट करो, ठीक है, आप SIP उसको बनाओ, रेगुलरली आप इन्वेस्ट करो, ठीक है, और उसके बाद किसी को याद है कितना अमाउंट, मतलब कितने टाइम्स बनता है वो हर महीने के लिए, कितने टाइम आप विड्रॉ कर सकते हो, बताएगा कोई मुझे? 10 टाइम्स था। नहीं, 10 टाइम्स नहीं था। देख के बता दो, 7 टाइम्स था। हेलो, तो क्या हो गया? हेलो, 7, ठीक है। हेलो संदीप जी, कोई एक माइक ऑन कर लो, शायद वैभव डिस्कनेक्ट हो गया है, तो कोई एक और माइक ऑन कर लो, मतलब मुझे बताते ना हो कि अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो। चलो ठीक है, मुझे लग रहा है मेरा नेट चल रहा है, ठीक है, बाकी लोग आप लोग डिस्कनेक्ट हो रहे हो तो आप लोग देख लो अपने एंड से, ठीक है, तो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो 1000 SIP अमाउंट हम रख रहे हैं, ठीक है, रेट ऑफ कंपाउंडिंग हम 14 ले रहे हैं, और कैसे लेंगे अभी इसकी बात करेंगे, तो भागना मत, ठीक है, पूरा सुनना, ठीक है, अगर सेशन सुनने आए हो ना तो फिर पूरा सुनो, फिर आधा अधूरा अगर आप लेके जाते हो ना तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। विड्रॉवल अमाउंट हमने 7 टाइम्स कहा था, तो 7 टाइम्स यानी 7000 हो गया, ठीक है। टाइम आफ्टर विच वी विड्रॉ, 15 ईयर्स के बाद हम विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, 15 ईयर्स तक हम सिस्टम बनाएंगे, उसके बाद हम विड्रॉ करेंगे। नंबर ऑफ़ ईयर्स मैं इसको सस्टेनेबिलिटी इसकी पहले चेक करता हूँ, 100 ले लेता हूँ, ठीक है, 100 या 50 ईयर्स में भी हमें पता चल जाएगा, मैं 100 ले लेता हूँ, फिर स्टार्ट के 50 देख लेंगे उससे क्या है, ठीक है। तो देखो 100 ईयर्स अगर आप सच में अगर किसी ऐसे मॉडल को अगर आप 100 ईयर्स चला पाते हो, अब आप तो ज़िंदा नहीं रहोगे भाई 100 साल, आज से 100 साल बाद तक, लेकिन हो सकता है आपकी फ्यूचर जनरेशन ज़िंदा रहें, तो ये जो मॉडल है आप उनको पास कर सकते हो। लेकिन अब बस एक सस्टेनेबिलिटी के लिए मैं देख रहा हूँ कि भाई हाँ लॉन्ग टर्म में काम कर रहे हैं नहीं, ठीक है। तो अब 50 ईयर्स की बात कर लेता हूँ या 40 ईयर्स की बात कर लेता हूँ, तो 50 या 40 लगभग आ जाएगा 600 मंथ्स पे, ठीक है। तो चलो 600 पे चलते हैं, तो 600 यानी 50 ईयर्स यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 40 ईयर्स की अगर मैं बात करूँ तो इससे थोड़ा पहले 480 पे आ जाएगा, ठीक है। तो 40 ईयर्स कहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे, ठीक है, 480 के आसपास, यहाँ पे 40 ईयर्स आपका आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या आप कर रहे हो, अब देखो, ठीक है, फिर से आपने यहाँ पे देखो स्टार्ट की पूरी कैलकुलेशन सेम है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट सेम है, आपका इंटरेस्ट रेट सेम है, सब कुछ सेम है, तो स्टार्ट की कैलकुलेशन सेम है। मेन कहाँ पे बात आती है, मेन बात ये आती है यहाँ पे, जब आप विड्रॉ करना शुरू करते हो तो क्या ये सिस्टम आप तब तक आप सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बन पाता है, मतलब इतना कि अगर आप विड्रॉ कर रहे हो 7000 पर महीना तो ये सिस्टम तब भी अपने आप को ग्रो कर पाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बात और है कि अगर बहुत ही वर्स मार्केट कंडीशन रही, मतलब मैं एक बहुत ही हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ कि भाई आने वाले 15 साल में भी हमारी मार्केट 14% CAGR से भी अगर ग्रो ना करे, ठीक है, इतनी वर्स कंडीशन में बोल रहा हूँ, तो वहाँ पे भी अब देखो होगा क्या पता है, वहाँ पे देखो ये तो हम बात कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पे आपको 67 दिख रहा है, तो बहुत लोगों के मन में अब ये सवाल आएगा कि भाई हो सकता है ये जो डिफरेंस है वो कम हो, या हो सकता है ऐसा हो कि भाई यहाँ पे 6900 का अमाउंट हो, फिर यहाँ पे विड्रॉ हम 7000 कर रहे हैं, तो हमारा हो सकता है कि भाई 100 रुपये घटता रहे कैपिटल। तो अगर आपका स्टार्ट में मान लो आप कुछ 1-2 महीने 3 महीने आप विड्रॉ कर रहे हो, आपका कैपिटल घट रहा है, तो क्या आपको लग रहा है उससे बहुत बड़ा आपको इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या आपको लगता है कि सिस्टम उससे बहुत बड़ा आपका ख़राब हो जाएगा?
अगर आपको ऐसा लगता है तो कहीं ना कहीं आप एक शॉर्ट टर्म व्यू फिर से सोच रहे हो, ठीक है, फिर से आप एक शॉर्ट टर्म विजन लेके चल रहे हो, क्योंकि आपने इस सिस्टम को 15 साल तक बनाया है। तो अब जब तक आप ऐसा ना करो कि भाई अगले 15 साल तक लगातार आप इसको नेगेटिव में रखते जाओ, तब तक ये आपका जीरो नहीं होने वाला मेन कैपिटल, ठीक है, क्योंकि जो हम विड्रॉवल की बात कर रहे हैं वो हम इंटरेस्ट से बात कर रहे हैं, वो हम मेन कैपिटल से आपके विड्रॉवल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर स्टार्ट में ऐसा भी हो जाता है वर्स्ट कंडीशन में कि भी मान लो हमारा विड्रॉवल जो है हम ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन उतना प्रॉफिट हमारा सिस्टम जनरेट नहीं कर पा रहा, जो कि नहीं होगा क्योंकि मैंने काफ़ी मीडियोकर रिटर्न लिया है। अगर आप एफडी की फिक्स डिपॉजिट की अगर आप बात करो तो क्या हो गया भाई, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ शायद। चलो, तो अगर आप फिक्स डिपॉजिट की जैसे बात कर रहे हो तो एफडी में आपको बैंक एफडी में 8% का इंटरेस्ट मिल जाता है कंपाउंडिंग, ठीक है, CAGR, ठीक है। आपको अगर सेविंग्स में भी, अगर सेविंग्स बैंक अकाउंट तक में मुझे लगता है कोटक वोटक ऐसे बैंक्स हैं जो 6% देते हैं, ठीक है, कुछ बैंक्स हैं 1.5% देते हैं, कुछ बैंक 3% देते हैं सेविंग्स तक में। म्यूचुअल फंड, अगर म्यूचुअल फंड की आप बात करो तो म्यूचुअल फंड वाले भी, कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं हाई रिस्क वाले, वो 25% तक देते हैं, ठीक है। फिर मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स लगभग 12%, 10-12% दे रहे हैं। अब सोचो अगर 10-12% वो आपको दे रहे हैं और इतनी गारंटी के साथ कहते भी हैं वो कि भाई रिस्क नहीं है, ठीक है, और आपको वो 12% देने के लिए तैयार हैं, और उसके बाद भी इतनी बड़ी बड़ी वो इंस्टीट्यूशनें खड़ी कर दी हैं, अपने सारे एम्प्लॉयज़ को भी पैसा दे रहे हैं, अपने फंड मैनेजर भी टॉप क्वालिटी के हायर किए हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से तो वो कमा रहे हैं, ठीक है। अगर वो 12% आपको देने के बाद भी कमा पा रहे हैं तो क्या 14% आप नहीं कर सकते हो? अगर आप खुद के लिए कर रहे हो तो आप कमीशन अगर नहीं दे रहे हो किसी को तो कर सकते हो कि नहीं? ठीक है, कैसे करना है वो अभी हम बात करते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये 15 ईयर्स का है, ठीक है, तो 7000 में विड्रॉ कर रहा हूँ। अब देखो, क्योंकि आप यहाँ पे विड्रॉ कर रहे हो आपका कैपिटल बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ेगा, लेकिन 10 ईयर के और 5 ईयर के कंपैरिजन में ये बढ़ेगा। तो अब हम 15 + 15 की बात करते हैं, जब तक हम बहुत कुछ विड्रॉ भी कर चुके होंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे तो मैं 7 गुना विड्रॉ कर रहा हूँ। तो अगर मैं बात करूँ, मैंने पहले 15 ईयर्स तक इसको बनाया है, अगले शायद 2 सालों में, 2-2.5 सालों में ही मैं सारा विड्रॉ कर लूँगा, राइट, क्योंकि भाई मैं 7 गुना विड्रॉ कर रहा हूँ। 10 ईयर्स वाले केस में क्या है कि पहले 10 ईयर्स तक मैंने उसको बनाया है, फिर अगले में 3-3.5 सालों में या 4 सालों में मैक्सिमम मैं सारा विड्रॉ कर लूँगा, ठीक है, जितना मैंने बनाया है, ठीक है, वो अगले 3-3.5 सालों में आ जाएगा। 5 ईयर्स वाले में क्या है कि पहले 5 ईयर्स जितना मैंने डाला पैसा, ठीक है, अगले 5 ईयर्स तक वो मेरे पास आएगा। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, पहले तो ब्रेक इवन पॉइंट हम देख लेते हैं, हमारा ब्रेक इवन कहाँ पे होगा, ठीक है। 15 ईयर्स के बाद 15 ईयर्स वाला पॉइंट ये था, ठीक है। 15 ईयर्स के बाद हम 3 ईयर्स लगभग और ले लेते हैं। तो 3 ईयर्स मतलब मैं, चलो मान लो 220 महीना ले लेता हूँ मैं, 216 आएगा वैसे, 220 ले लेते हूँ मैं, ठीक है। तो 220 के बाद आप देखोगे तो आपका जो अभी भी आपका सस्टेन कर रहा है, ठीक है, मॉडल, कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जो है वो लगातार आपका बढ़ रहा है, मतलब कैपिटल भी आपका बढ़ रहा होगा, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट 15 की बात करते हैं। तो पहले हमने फर्स्ट 15 की बात की, अब हम नेक्स्ट 15 के लिए देख लेते हैं। 180 तो 360, राइट। तो जब हमारा 15 ईयर्स और हो गए, यानी आज से 30 साल हो गए, यहाँ पे 360 पे, ठीक है। तो अब देखो कैपिटल भी आपका सस्टेन कर रहा है वहीं पे, देखो कैपिटल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, ठीक है, इस चीज़ को समझो, क्योंकि भाई आप 7 टाइम विड्रॉ कर रहे हो एक तो, अब फिर आप चाहते हो कि कैपिटल भी हमारा बहुत तेज़ी से बढ़े, तो वो नहीं होगा। फिर अगर आप विड्रॉ नहीं करो, ठीक है, या ऐसा कुछ आप करो, तो वहाँ पे आपका कैपिटल डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा। बट यहाँ पे अगर आपने एक ऐसा मॉडल बना लिया है कि आप विड्रॉ भी करते जा रहे हो, कैपिटल भी आपका वही है, तो मुझे लगता है वो भी अपने आप में एक अचीवमेंट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे धीरे धीरे कैपिटल बढ़ता रहेगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा। फिर जैसे जैसे आप इसको अब कंटिन्यू तो आपको कुछ करना नहीं है, कंटिन्यू करने के लिए क्या करना है कि भाई जो कैपिटल है उसको छोड़ दो, ठीक है। अब कुछ लोग होंगे वो कैपिटल भी निकाल लेंगे, ठीक है, कुछ लोग होंगे वो यहीं पे कैपिटल निकाल लेंगे। तो देखो अब वो आप पे डिपेंड है, ठीक है, वो आप पे डिपेंड कर रहा है। आप यहाँ पे अपना कैपिटल निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो, लेकिन मुझे तो लगता है भाई लाइफ टाइम अगर मुझे हर महीने 7000 रुपये मिल रहे हैं और कैपिटल भी मेरा डिक्रीज़ नहीं हो रहा है, तो वो ज़्यादा बेटर है बजाय कैपिटल निकालने से, है ना। क्योंकि भाई बिजनेसमैन अगर कोई बिजनेस कर रहा हो तो उसको पता होगा कि बिजनेस में एक स्ट्रैटेजी होती है इन्वेस्टमेंट और एक स्ट्रैटेजी होती है डाइवेस्टमेंट, ठीक है। तो अगर ऑब्वियसली फॉर
बेटरमेंट ऑफ आवर फ्यूचर। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा रोल जी। ठीक है, ऑब्वियसली मतलब देखो एक स्ट्रैटेजी इन्वेस्टमेंट है, एक स्ट्रैटेजी डाइवेस्टमेंट है। अब क्या होता है डिफरेंस, इन्वेस्टमेंट में आपका कोई बिजनेस मान लो रन कर रहा है और उस बिजनेस में आप अगर और पैसा डाल रहे हो उस बिजनेस में तो वो और अच्छे से रन करेगा। ठीक है, तो वैसी कुछ इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ठीक है, एक बिजनेसमैन के दिमाग में कि मान लो मैंने कुछ मतलब एक बिजनेसमैन क्या होता है, एक जो बड़ा बिजनेसमैन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके मल्टीपल बिजनेसेस हैं। अब कुछ बिजनेस उसके ऐसे हैं जो कंटिन्यूसली उसको पैसा दे रहे हैं, तो उन बिजनेसेस में वो और पैसा इन्वेस्ट नहीं करता। ठीक है, वो जनरली और पैसा इन्वेस्ट वहाँ पे करता है जिन बिजनेसेस को उसे स्टेबल बनाना है। ठीक है, जैसे आप रिलायंस की बात कर लो, तो अब रिलायंस में कोई अगर आप पेट्रोल सेक्टर से रिलेटेड खबरें ढूंढोगे तो आपको कोई बहुत बड़ी न्यूज़ वहाँ पे नहीं मिलेगी। लेकिन जियो में क्योंकि वो उसको डेवलप करना है जियो को आगे, तो वहाँ पे जियो में वो इन्वेस्टर्स बना भी रहा है, ला भी रहा है। ठीक है, फेसबुक को ले आया, सिल्वर लेक को ले आया, गूगल को ले आया। आप सोचो फेसबुक और गूगल दो इतने बड़े कंपटीटर्स को एक साथ ले आया रिलायंस, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप मुझे बताओ, दो कंपटीटर्स हैं फेसबुक और गूगल, दोनों एक दूसरे के कंपटीशन में रहते हैं। ठीक है, और वो दोनों एक साथ आ गए रिलायंस में इन्वेस्ट करने, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ठीक है, तो वो स्ट्रैटेजी इन्वेस्टमेंट है। डाइवेस्टमेंट क्या है? डाइवेस्टमेंट ये है कि मान लो कोई ऐसा मॉडल है, जैसे मान लो मेरा एक बिजनेस है पर्टिकुलर, और मुझे जैसे अगर हम बात करें पेटीएम की, ठीक है, आज से कुछ साल पहले पेटीएम जो था वो शायद एकमात्र ऐसी ऐप थी जो मतलब डिजिटल पेमेंट्स के लिए थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके कंपटीटर्स आ गए, गूगल पे आ गया, फ़ोन पे आ गया। उस टाइम पे पेटीएम बूम पीरियड में था, उसका आईपीओ भी आने वाला था। आईपीओ की बात चल रही थी कि 18,000 पर शेयर होगा उसको, और भाई लोग खरीदने के लिए तैयार थे क्योंकि भाई पेटीएम का बूम पीरियड था। लेकिन कितनी तेज़ी से देखो, जैसे कहते हैं ना, हालात बदल गए। ठीक है, गूगल पे, फ़ोन पे, आज पेटीएम शायद मुझे नहीं लगता आप लोग यूज़ करते होगे, क्योंकि भाई अलग वॉलेट है पेटीएम में। ठीक है, अपने बैंक से फिर अलग पैसे डालो। ठीक है, फिर बैंक पे विड्रॉ करने के लिए वो चार्जेस लेते हैं। ठीक है, गूगल पे, फ़ोन पे में क्या है, सीधे आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होता है, दूसरे के बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। ठीक है, तो अब पेटीएम वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। अगर पेटीएम वहाँ पे एक डाइवेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी को अपनाता, यानी पेटीएम क्या करता कि पेटीएम उस टाइम तक, अगर गूगल पे और फ़ोन पे जिस टाइम पे स्टार्ट हुए, अगर पेटीएम इस बात को समझ जाता कि भाई आगे मेरी जो बिज़नेस है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है मुझे, और मैं इस बिज़नेस को आगे शायद कंटिन्यू ना कर पाऊँ, अगर पेटीएम किसी और दूसरी कंपनी को मान लो अगर बिज़नेस बेच देता, जैसा व्हाट्सएप ने किया। व्हाट्सएप समझ गया था फेसबुक के आने के बाद कि भाई मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारे क्योंकि कंपटीटर्स इतने आ गए थे। टेलीग्राम पे भी काफ़ी लोग आ गए थे। हाइक मैसेंजर बीच में आया, हाइक मैसेंजर चल नहीं पाया हालांकि इंडिया में बहुत ज़्यादा, और उसका रीज़न बस ये है कि बहुत ज़्यादा लोग उसमें नहीं गए। ठीक है, नहीं तो हाइक की जो फीचर्स हैं वो व्हाट्सएप से काफ़ी बेटर थे। टेलीग्राम के अगर आप फीचर्स की बात करो व्हाट्सएप से काफ़ी बेटर हैं। ठीक है, फिर भी लोग व्हाट्सएप यूज़ क्यों कर रहे हैं? वो जस्ट एक बात है सोसाइटी की कि भाई सोसाइटी में हमारे ज़्यादातर लोग क्योंकि व्हाट्सएप पे हैं, तो हम टेलीग्राम पे जाके करेंगे क्या? ठीक है, या हाइक पे अगर मैं जाता हूँ तो मैं जाके वहाँ पे करूँगा क्या? क्योंकि भाई कोई है ही नहीं बात करने वाला वहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर आप देखो तो टेलीग्राम पे अगर आप कोई भी बड़ी फाइल शेयर करो, अब व्हाट्सएप पे क्या होता है, आपकी अपलोडिंग स्पीड बहुत कम है। ठीक है, जो मैं जनरली मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि व्हाट्सएप पे अगर मैं चार्ट्स वगैरह के स्क्रीनशॉट डालने की कोशिश कर रहा हूँ तो उसमें क्या होता है कि मेरी जो अपलोडिंग स्पीड है वो काफ़ी कम होती है, लेकिन टेलीग्राम पे तुरंत चले जाते हैं मेरे चार्ट्स। तो टेलीग्राम तो डेफिनेटली बेटर है। उसके अलावा एक और ऐप है डिस्कॉर्ड। ठीक है, डिस्कॉर्ड जो है वहाँ पे आपके पास कुछ और मैनेजमेंट के फीचर्स हैं, लेकिन अब उन ऐप्स को यूज़ लोग क्यों नहीं करते? मैक्सिमम लोग व्हाट्सएप को यूज़ क्यों कर रहे हैं? उसका रीज़न ये है कि व्हाट्सएप के पास एक नेटवर्क है, उसने एक नेटवर्क अपने पास बना लिया है। कोई नया पर्सन अगर आता है तो वो पर्सन देखता है कि नेटवर्क मेरे तो यहाँ पे है, मेरे सारे जो जान पहचान के लोग हैं सब यहाँ पे हैं। ठीक है, तो ये रीज़न है कि लोग व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं और बाकी ऐप्स को यूज़ नहीं करते। लेकिन अब व्हाट्सएप ने वहाँ पे एक डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी यूज़ की। उसने क्या किया कि हम फेसबुक को सेल कर देते हैं अपनी सारी ओनरशिप। ठीक है, तो डाइवेस्टमेंट ये चीज़ होती है कि आप अपनी कंपनी जो है किसी और कंपनी को सेल कर रहे हो, अगर आपको लग, और जनरली आप अपने किसी कंपटीटर को ही सेल कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं हो सकता है आने वाले टाइम में मुझे प्रॉब्लम आ जाए। अब ज़रूरी नहीं है कि व्हाट्सएप को प्रॉब्लम आती, लेकिन वहाँ पे एक रिस्क ज़रूर था। ठीक है, तो वो है डाइवेस्टमेंट की। डाइवेस्टमेंट क्या है कि भाई आप कुछ साल बाद, आप देखो कि 15 साल बाद आप चाहो तो यहाँ से सारा जो आपका कैपिटल है वो आप निकाल लो। ठीक है, वो डाइवेस्टमेंट हो जाएगा, या फिर आप उस कैपिटल को रहने दो तो वो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल को ना निकालना भी एक इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, सिर्फ कैपिटल डालना इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, और लॉन्ग टर्म प्लान हमने डिस्कस कर लिया लॉन्ग टर्म के बारे में। ठीक है, एसआईपी की बात हमने कर लिया। म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स, इनकी बात मैं करना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एक वीडियो मैंने बनाई थी यूट्यूब पे, और उस वीडियो को आप लोग में से शायद काफ़ी लोगों ने नहीं देखा होगा, तो जाके देख लेना। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड क्या थी वो वीडियो का टाइटल मुझे नहीं याद है, तो मैं व्हाट्सएप पर आपको दे दूँगा वीडियो का टाइटल, लेकिन वो ये था कि शायद क्यों आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से बहुत अमीर नहीं बन पाओगे, वो ये थी वीडियो। ठीक है, कि अगर सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आप कर रहे हो तो आप बहुत अमीर नहीं बन पाओगे। ठीक है, और उसके रीजंस मैंने वहाँ पे डिस्कस किए थे, और म्यूचुअल फंड्स में किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं
सबसे पहली बात तो कमीशन आपको देने पड़ते हैं। समझ लो कि जो पूरी म्यूचुअल फंड कंपनी है ना, उसको पूरे का खाने वाने का खर्चा, रहने का खर्चा, बिल्डिंगों का खर्चा, सारा खर्चा आप दे रहे हो अगर आप म्यूचुअल फंड के पास जाते हो। तो अगर आप स्टॉक्स में जा रहे हो, अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में जा रहे हो, तो वहाँ पे वो खर्चों से आप बच जाते हो, आप कमीशंस देने से बच जाते हो, जिससे आपके रिटर्न्स जो हैं उन पे इफेक्ट पड़ जाता है। अभी ये 14 मैंने आपको दिखाया 14%, इसी को अगर मैं और बढ़ा देता हूँ 20-30, तो कुछ ऐसा अमाउंट आएगा जो अनबिलीवेबल सा होगा। ठीक है, तो उस अमाउंट पे अभी हम फिर बात नहीं करेंगे उसकी। ठीक है, लेकिन देखो म्यूचुअल फंड में आप कब जाओगे, देखो 2 कंडीशन है जब आप म्यूचुअल फंड में जाओ। पहला जो हमने वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस किया कि अगर आपके पास पैसा कम है, ठीक है, मान लो कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मेरे पास पैसा कम है, अभी उसकी बात करते हैं। ठीक है, दूसरा ऐसा कि आपके पास डिसिप्लिन या पेशेंस नहीं है, अगर आपको लगता है कि भाई एक सिस्टम को मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जनरली क्या है, आपको एक एग्जिट लोड लेके एग्जिट करना पड़ेगा। अगर आप एग्जिट कर रहे हो बीच में फंड को, तो आपको कुछ चार्जेस कटेंगे, तो हो सकता है उसकी वजह से आप एग्जिट ना करो। साथ ही साथ ये भी है कि म्यूचुअल फंड जो है वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसे काट लेता है, लेकिन स्टॉक्स में ऐसा नहीं होगा, आपको डालने पड़ेंगे हर बार पैसे। तो क्या आप में इतना मतलब दम है कि आप निफ्टी को 12,000 से 7,000 गिरते हुए देख पाओ और उस बार भी आप अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रख पाओ? क्योंकि अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मेरे क्योंकि ऑटोमेटिकली जाते हैं, तो अभी पिछले जो 2-3 महीने जब मार्केट बॉटम पे रही है उस टाइम भी मेरी एसआईपी गई है, तो मार्केट में 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 इन सारे लेवलों पे मेरे पैसे गए हैं मार्केट के अंदर। इसी वजह से मैं अभी भी नेट प्रॉफिट में हूँ। ठीक है, जबकि मार्केट अगर बात करूँ तो ऑल टाइम हाई से मार्केट अभी 1,000 पॉइंट डाउन है। ठीक है, 11,000 पे है, लेकिन अभी भी मैं प्रॉफिट में हूँ। क्यों? क्योंकि हर लेवल पे मेरे पैसे गए हैं। लेकिन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, वो इन्वेस्टमेंट को वो समझ नहीं पाते कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। वो सोचते हैं ट्रेडिंग है ये। ठीक है, वो ट्रेडिंग के माइंडसेट से आते हैं और बोलते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं। ठीक है तो चलो थोड़ी सी आप लोगों से बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है, फिर आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ, आगे अभी कुछ चीज़ें और हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों से मैं जानना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में फ़र्क क्या है? कोई बताना चाहेगा? संदीप जी बोलो यार कुछ, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है? बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखो गलत होने से मत डरो, गलत होने से डरोगे तो कैसे एनालिसिस करोगे? अनम्यूट कर सकते हो आप लोग, मैनुअली आप लोग अनम्यूट कर सकते हो। ठीक है, वो तो इको बहुत ज़्यादा नॉइज़ आएगी तो इसलिए म्यूट है सारे, लेकिन आप मैनुअली अगर आप अनम्यूट करते हो तो मुझे लगता है आप बोल पाओगे। चलो मैंने अनम्यूट कर दिया। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है? कोई बात नहीं संजय जी, लो नॉलेज, देखो लो नॉलेज किसी की नहीं होती यार। मार्केट में अगर आप कहो कि अप जा रही है, मैं कहूँ डाउन जा रही है, हम दोनों के सही होने की चांस 50% ही है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं है। वहाँ पे लो नॉलेज हाई नॉलेज का कोई मतलब नहीं है संजय जी। ठीक है, तो जितनी नॉलेज है उतनी बताओ, क्या दिक्कत है? हेलो, हाँ जी बोलिए। हेलो सर पर डे यदि पर डे ट्रेडिंग करेंगे ना तो उसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों होंगे, लेकिन यदि इन्वेस्टमेंट किया ना तो फाइनली हमें नहीं प्रॉफिट ही वो होगा नहीं उसमें। पूछ रहा मैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि इन्वेस्टमेंट में और ट्रेडिंग में फ़र्क क्या है? प्रॉफिट लॉस छोड़ो, वो ठीक है, वो देखेंगे हम। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग मतलब अंतर क्या है दोनों में? कि अगर मैं, कोई पर्सन कह रहा है कि मैं इन्वेस्टर हूँ, कोई पर्सन कह रहा है मैं ट्रेडर हूँ, दोनों में फ़र्क क्या है? सर, बेसिकली दोनों एक तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के गोल्स रहते हैं। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म का गोल रहता है, इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म का गोल रहता है। ठीक है। इन्वेस्टर जो ट्रेडर जो होता है वो मार्केट की जो शॉर्ट टर्म जो फ्लक्चुएशंस होती हैं, जो बेसिकली पब्लिक के थ्रू होती है, वो कोई फंडामेंटल रीज़न की वजह से नहीं होती, वो न्यूज़ की वजह से भी हो सकती है। तो ट्रेडर जो होता है वो उसको कैच करता है, जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस होती हैं।
ठीक है, अच्छा बता रहे हो। और आवाज़ आ रही है? हाँ आ रही है, अच्छा बता और रहे जो हो। इन्वेस्टर जो रहता है वो बेसिकली कंपनी के फंडामेंटल्स को एनालाइज करता है, और वो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस पे उसको लॉस नहीं होता। वो लॉन्ग टर्म में अगर उसको फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं तो वो अच्छा रहेगा। जो ट्रेडर होता है वो जो बेसिकली मार्केट की जो छोटी वो जो मार्केट को अपनी तरीके से जाना है फंडामेंटली। फंडामेंटली कोई कंपनी अच्छी है तो वो ऊपर जाएगी, लेकिन कभी कभी बीच में न्यूज़ वगैरह की वजह से वो डाउन जाता है। तो हम्म। ट्रेडर उसको कैच करके प्रॉफिट बनाता है शॉर्ट टर्म में। अच्छा, ठीक है। या कोई बहुत बेकार कंपनी जिसको नीचे जाना है तो वो ऊपर चला जाता है कई बार लोगों की वजह से। ठीक है। रिटेल ट्रेडर्स होते ठीक है। हैं, तो वो उसको कैच करके वो फिर उसको सेल करता है। ठीक है संदीप जी, अब आप बोलो, मतलब एक इन्वेस्टर करता क्या है और एक ट्रेडर करता क्या है, मैं वो सुनना चाह रहा हूँ। जो जो ट्रेडर रहता है वो शॉर्ट टर्म के हिसाब से ट्रेडिंग करता है, और उसमें वो केवल उसको स्टॉक से स्पेसिफिक कुछ लेना देना नहीं होता। उसको जो रहता है उसका टेक्निकल वगैरह देख के शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाना रहता है मेन उसका। और जो लॉन्ग टर्म वाला जो लॉन्ग टर्म है, इसमें स्टॉक स्पेसिफिक जो उसके फंडामेंटल्स हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देता है जो लॉन्ग टर्म वाला बंदा है। अच्छा। कि वो आने वाले टाइम में यदि फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो ऊपर ही जाना है, वो नीचे कभी नहीं जाएगा। ठीक है, सही कह रहे हो आप लोग, लेकिन मैं जो सवाल मैं पूछना चाह जो मतलब सवाल, ठीक है मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है मतलब आप लोग सवाल के हिसाब से सही जवाब दे रहे हो, लेकिन जो मैं सुनना चाह रहा हूँ वो चलो मैं चेंज करता हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन। जैसे एक इन्वेस्टर है वो कब बाई करेगा और ट्रेडर है वो कब बाई करेगा, कुछ अंतर रहता है दोनों की बाइंग करने के टाइम में? जैसे मान लो अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ रिलायंस में, और दूसरा है कि मैं इन्वेस्टर हूँ रिलायंस का, तो रिलायंस का जो इन्वेस्टर है वो कब बाई करेगा रिलायंस को, और जब जो ट्रेडर है वो कब बाई करेगा? ऑब्वियसली ट्रेडर तो लो पे बाय करेगा और हाई पे सेल करेगा। अच्छा। और इन्वेस्टर? ट्रेडर जो इन्वेस्टर है वो हर जब भी डिप आएगी उसको वहां पे इन्वेस्ट करता रहेगा। अच्छा। ट्रेडर बेसिकली जब बाय करेगा जब जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए किसी भी स्टॉक की, अगर वो उससे ऊपर या नीचे है थोड़ा सा भी, तो ट्रेडर उसको ही बाय करता है। वो तो वैल्यू इन्वेस्टिंग हो गई, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू पे कोई स्टॉक, वैसे देखो जनरली स्टॉक मार्केट में इंट्रिंसिक वैल्यू पे आपको निफ्टी 50 के कोई स्टॉक मिलेंगे ही नहीं, कभी नहीं मिलेंगे। आप पूरी लाइफ में शायद एक आध बार आपको मिल जाए, इस तरीके का कोरोना का कोई क्राइसिस आ जाए तब आपको इंट्रिंसिक वैल्यू पे कोई स्टॉक मिल जाए, वो अलग बात है, लेकिन आपको कभी लाइफ में और दोबारा तो नहीं मिलेगा। इवन बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस क्रैश में भी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यूज़ पे नहीं आए हैं। TCS 1500 के लो से भागा है और TCS की इंट्रिंसिक वैल्यू 1250 थी। ठीक है, इन्फोसिस मुझे लगता है इन्फोसिस कब कहाँ 550 के लो से भागा है, इन्फोसिस की इंट्रिंसिक वैल्यू 450 थी। ठीक है, तो ये इस क्रैश में भी ये बड़े जो दिग्गज खिलाड़ी हैं वो इंट्रिंसिक वैल्यू पे तो नहीं आए हैं। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ, म्यूट कर लो आप लोग। ठीक है, जो ट्रेडर है वो हरे निशान को देख के उसका मुंह ललचाता है, वो ग्रीन जब स्टॉक होता है तब बाई करता है। इसका रीज़न ये है कि वो ये मानता है कि स्टॉक जो ऊपर जा रहा है वो स्ट्रेंथ में है, वो स्ट्रॉन्ग है, अप ट्रेंड स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, और वो और ऊपर जा सकता है वो स्टॉक। ठीक है, जो इन्वेस्टर है उससे ये इससे मतलब नहीं होता कि स्टॉक ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर जैसे वो SIP कर रहा है तो वो हर महीने SIP कर रहा है, ठीक है, लेकिन मान लो अगर वो इन्वेस्टर है, मैं SIP की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अब कह रहा हूँ वो इन्वेस्टर है, वो बस मौके की तलाश कर रहा है। तो जब मार्केट गिरेगी, ठीक है, जिस टाइम पे मार्केट डाउन है बहुत ज़्यादा, उस टाइम पे वो कोशिश करता है बाई करने की। अब कैसे, वो कभी कभी जैसे अलग अलग मेथड्स हैं, हमारे कुछ अलग मेथड्स हैं, हम मूविंग एवरेजेस को यूज़ करते हैं, कभी हम विक्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, कभी हम पी रेशियो को देखते हैं, तीनों मेथड्स को यूज़ करते हैं, एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं, कभी अलग भी यूज़ कर सकते हैं मार्केट कंडीशन पे। ठीक है, लेकिन जनरली इन्वेस्टर जो है जब ऑल टाइम हाई से मार्केट 20% के आसपास तक गिर जाती है तब इन्वेस्टर एक्टिव होते हैं। ठीक है, फिर वो देखते हैं कौन सा स्टॉक है जो बहुत ज़्यादा ऑल टाइम हाई से गिरा है, ठीक है, वो उस स्टॉक में बाई करता है। लेकिन ट्रेडर जो है वो क्या करता है, वो ये नहीं देख रहा, वो उसे मतलब जो गिरता हुआ स्टॉक है उसको तो ट्रेडर कभी बाई नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ तो रिलायंस, जब रिलायंस हमारा 900 के आसपास था उस टाइम ट्रेडर बाई नहीं कर सकता, इन्वेस्टर कर सकता है रिलायंस को।
जील की बात कहाँ से आ गई यहाँ पे? जील की तो मैंने बात ही नहीं की। चलो ठीक है। तो जो ट्रेडर है वो हरे निशान को देखता है, वो स्ट्रेंथ में बाई करता है, वीकनेस में सेल करता है। जो इन्वेस्टर है वो वीकनेस को बाई करता है, क्योंकि इन्वेस्टर की जो साइकोलॉजी है और जो ट्रेडर की साइकोलॉजी है वो अलग है। क्या क्या अलग है मैं तो बताता हूँ। जो इन्वेस्टर है वो मार्केट में फेयर को बाई करता है, और जब मार्केट में ग्रीड होता है तब वो सेल करता है। मतलब वो क्या है कि जो लोग डर रहे होते हैं उन लोगों से बाई करता है। पेसिमिस्ट जो लोग होते हैं, जो नेगेटिव लोग होते हैं, उस नेगेटिविटी में वो बाई करता है। और जब लोग पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिविटी होती है, ऑप्टिमिज्म होता है, तब वो सेल करता है। ठीक है, क्योंकि तब उसे प्राइसेस ज़्यादा मिलते हैं। ये इन्वेस्टर का काम है। लेकिन ट्रेडर ऐसा नहीं कर सकता। ट्रेडर तो बर्बाद हो जाएगा ऐसा करेगा तो, क्योंकि वो तो लेवरेज यूज़ करता है। ठीक है, तो वो तो ख़त्म हो जाएगा वो, अगर वो मतलब गिरते हुए स्टॉक में कूद जाएगा बाई करके। ठीक है, तो ट्रेडर नहीं कर सकता वो चीज़। ठीक है, तो ये फ़र्क है। तो अब देखो, सबसे पहले तो जो म्यूचुअल फंड है, अगर आपके पास पैसा बहुत कम है तो आपके लिए बेटर क्यों है? क्योंकि भाई म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपका एक पब्लिक का बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो फंड में जा रहा है। ठीक है, समझ लो आप कि डिफरेंट मतलब जितने लोग, जैसे अगर आप 1000 रुपये की SIP कर रहे हो, बाकी लोग भी कर रहे हैं, तो सबका जो पैसा है वो मिला के जा रहा है। फिर उसके कुछ रेशियोज़ बनते हैं और उस रेशियो के हिसाब से वो पैसा लगता है। तो आपका जो 1000 रुपये है, अगर आप स्टॉक्स में हो तो स्टॉक्स में आप 1000 रुपये से डीमार्ट को, HUL को, TCS को, ठीक है, इन सबको नहीं खरीद सकते हो। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपको कोई ऐसा फंड मिल जाए जो इन सब में निवेश कर रहा है, तो आपका जो 1000 रुपये है वो एक प्रपोर्शन में आपका चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि भाई स्टॉक आपको खरीदना है तो 1 तो खरीदना है, कम से कम 1 शेयर खरीदना है। म्यूचुअल फंड में आपके पास एक फ्रैक्शन होगा। ठीक है, वहाँ पे एक फ्रैक्शनल अमाउंट आएगा। बहुत से लोगों का एक और डाउट था कि जो डिविडेंड इनकम है वो क्या होता है उसका म्यूचुअल फंड के केस में। ठीक है, स्टॉक के केस में तो हमारे बैंक अकाउंट में आ जाती है, म्यूचुअल फंड के केस में भी वो डिविडेंड इनकम आपकी NAV में ऐड हो जाती है। ठीक है, तो डिविडेंड इनकम वहाँ पे आपकी नहीं जाती। जो भी स्टॉक्स आपके म्यूचुअल फंड ने ले रखे हैं उस शेयर के हिसाब से आपके वो अकाउंट में आ जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा अब मैं बात करता हूँ स्टॉक्स जो है वो सेलेक्ट कैसे करने हैं। ठीक है, जो मेन बात आती है कि स्टॉक्स जो है वो सेलेक्ट कैसे करने हैं। देखो, ये 4 लाइनें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ ट्रेनिंग के जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, उनके साथ, जो महंगा है वो हमेशा महंगा रहेगा और जो सस्ता है वो हमेशा सस्ता रहेगा। महंगा कभी सस्ता नहीं होगा, सस्ता कभी महंगा नहीं होगा। ठीक है, ये फंडामेंटल ट्रूथ है मार्केट का। ठीक है, कि जो चीज़ महंगी है वो कभी सस्ती नहीं जाएगी। ठीक है, आप अमीर कब बनोगे? अब आप ये सोचो, आप अमीर कब बनोगे? जब आपके पास कुछ ऐसा होगा जो महंगा है या कुछ ऐसा होगा जो सस्ता है। ऑब्वियसली कुछ ऐसा होगा जो महंगा है, तो आपको करना क्या होगा? उसके लिए आपको महंगा ही लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आपको महंगा ही लेना पड़ेगा। TCS जो है वो कभी आपको 300-400 रुपये में नहीं मिलेगा। ठीक है, इन्फोसिस जो है वो कभी आपको 70-80 रुपये में नहीं मिलेगा, लेकिन बायोकॉन 280 में मिल जाएगा। ठीक है, आइशर मोटर का स्टॉक अगर आपको लेना है, MRF का लोगे तो 50,000 से कम में नहीं मिलेगा MRF कभी भी। ठीक है, लेकिन आइशर मोटर का अगर लोगे, आइशर मोटर आपको 20,000 से कम में नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप टाटा मोटर्स को लेना चाहो, ठीक है, टाटा मोटर्स भी अच्छी कंपनी है। ठीक है, अगर आप अशोक लीलैंड को लेना चाहो तो जैसे जैसे आप क्वालिटी कम करोगे आपको वैसे वैसे आप, अगर जैसे मार्केट लीडर से नीचे आओगे ना, अगर आपको यहाँ पे बिजनेस फील्ड से हो या मतलब कोई MBA कर रहा हो या कोई किसी ने मैनेजमेंट का कोई सब्जेक्ट पढ़ा हो, तो उसको पता होगा कि किसी भी बिज़नेस में 4 साइकिल्स या 4 स्टेप्स होते हैं जिस पे बिज़नेस चलता है। और इस बारे में मैं थोड़ी सी बात कर रहा था एक बार, चलो मैं दिखाई देता हूँ आपको कि मैं इस बारे में कुछ पढ़ाई कर रहा था कि बिज़नेस जो है वो कैसे काम करते हैं। तो मैं आपको ये अगर दिखा पाऊँ तो अच्छा रहेगा। ये हमारे इस सेमेस्टर में भी है कि बिजनेसेस जो हैं वो कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने प्रोडक्ट की बात की है, लेकिन ये जो चीज़ है वो बिज़नेस के लिए भी सही रहती है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि बिज़नेस जो बिज़नेस है वो अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करता है मार्केट में, उसके बाद वो ग्रो करता है, फिर वो बिज़नेस मैच्योर करता है, यानी उस पीरियड में उसकी जो सेल्स ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ पैटर्न बनता है कि पहले रैपिड ग्रोथ रहेगी, फिर पीक से बिज़नेस नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ पे या तो फिर दूसरी साइकिल स्टार्ट हो जाएगी या फिर यहीं पे फ्लैटन हो जाएगा। अगर स्टेबल बिजनेस जो है वो यहाँ पे फ्लैटन हो जाएगा, क्योंकि इस बिज़नेस में, इस पर्टिकुलर सेक्टर में, इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद तो जो वीक प्लेयर्स हैं उस सेक्टर के, वो वहाँ पे क्लोज कर जाएंगे या डाइवेस्ट करके भाग जाएंगे। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल जैसे इंस्टाग्राम ने किया, वो फेसबुक को डाइवेस्ट करके चला, मतलब फेसबुक को बेच के चला गया अपना इंस्टाग्राम। ठीक है, व्हाट्सएप भी अपना सेल करके चला गया था। वीक प्लेयर्स नहीं थे वो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, बट वो फेमस प्लेयर्स हैं इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ, वीक नहीं है वो।
ठीक है। लेकिन जो वीक प्लेयर्स है जनरली किसी बिजनेस में यही होगा कि भाई एक सर्टेन लेवल के बाद जब उस बिजनेस में मैच्योरिटी आ जाएगी, वो बिज़नेस स्लो डाउन हो जाएगा, तो जितने मार्केट लीडर्स हैं बस वही वहाँ पे सस्टेन कर पाएंगे। जो छोटे छोटे जो खिलाड़ी हैं वो सब चले जाएंगे वहाँ से, वो सब भाग जाएंगे, बिज़नेस क्लोज करके अपना शट डाउन करके वो चले जाएंगे। तो अगर आप छोटे छोटे प्लेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको डेफिनेटली वो सस्ते तो मिलेंगे, लेकिन वो हमेशा सस्ते रहेंगे। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हो, मार्केट लीडर से कम में आपको बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब बात क्या आती है दूसरी कि भाई मार्केट लीडर में हमारे रिटर्न्स जो हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि भाई आप लोग न्यूज़ देखते होगे, यूट्यूब देखते होगे, तो वहाँ पे जनरली आपको स्टॉक्स ऐसे बताए जाते हैं जिनके नाम आपने शायद स्टॉक मार्केट के अलावा और कहीं सुने नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे स्टॉक्स आपको वहाँ पे बताए जाते हैं और वो स्टॉक्स आपको देखने में अच्छे भी लगते हैं, क्योंकि उन स्टॉक्स में क्या होता है कि भाई एक दिन में वहाँ पे 5% की मूव आ रही, 10% की मूव आ रही, ठीक है, 16% की मूव आ रही, तो 14% पर ईयर के प्लान पे कोई काम क्यों करना चाहेगा, ठीक है। सबसे बड़ा सवाल ये आता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये आती है कि कोई इंसान 14% पर ईयर पे काम क्यों करना चाहेगा अगर वो देख रहा है कि भाई मार्केट में तो ऐसे स्टॉक्स हैं जो 10% एक दिन में जा रहे हैं, ठीक है। और उसका आंसर जो है वो यही है कि रिस्क, आपका रिस्क भी है वहाँ पे। अब देखो सेंसेक्स जब से स्टार्ट हुआ है सेंसेक्स हमारा, तब से उसने 16.1% के CAGR रिटर्न्स दिए हैं। निफ्टी थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है तो 12.2% के उसने रिटर्न्स दिए हैं। सेंसेक्स पहले स्टार्ट हुआ था निफ्टी से, ठीक है, तो सेंसेक्स में पहले की भी कुछ कैलकुलेशंस आई हैं। लेकिन आप सोचो 40 ईयर्स तक, अगर 40 साल तक कोई इंडेक्स 16% का रिटर्न दे रहा है, तो क्या आपको लगता है वो कोई एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड से कम है? क्या लगता है आपको कि वो किसी एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड से कम है? जिन फंड्स में आप इन्वेस्ट करने के कमीशंस दे रहे हो, उन फंड से क्या कम है वो? ठीक है, मुझे तो नहीं लगता। और बात अगर मैं करूँ निफ्टी नेक्स्ट 50 की, तो उसने 17%, मतलब निफ्टी से भी 5% ज़्यादा के रिटर्न्स निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने दिए हैं। अब बात ये आती है कि हम तो 14% चाह रहे हैं। अब 14% जो हम चाह रहे हैं वो हम लेंगे कैसे? एक बार कंफर्म कर दो कि मेरी आवाज़ आ रही है, तो क्योंकि लास्ट पार्ट बचा है स्टॉक सिलेक्शन का, उसको डिस्कस करके फिर हम क्लोज़ करते हैं इसको। तो एक बार अगर आ रही है, ठीक है, चलो फिर तो फिर इसको डिस्कस करके फिर आपके डाउट्स लेंगे ऑब्वियसली। अगर कुछ पूछना होगा आपको, नहीं पूछना होगा तो फिर क्लोज़ करेंगे, ठीक है। तो अब देखो कैसे करना है। अब यहाँ पे 16% 12% ये तो डेटा है हमारे पास, ठीक है। तो पिछले 40 सालों से क्योंकि ऐसा हुआ है निफ्टी में, पिछले लगभग कितने साल हो गए निफ्टी में, मुझे लगता है 20 साल हो गए निफ्टी में। 20-25 सालों से ऐसा हो रहा है, ठीक है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में ऐसा हो रहा है 20-25 सालों से, तो आगे भी ऐसा होगा नो डाउट, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म प्लान बना रहे हैं यहाँ पे। तो हम शॉर्ट टर्म की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में अगर आप डर जाओगे ऑब्वियसली, अगर आप 12,000 से पे निवेश करके आप 8,000 पे देखोगे और सोचोगे यार ये तो ख़त्म हो गया, देखो मार्केट ज़ीरो नहीं होने वाली कभी, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि मार्केट ज़ीरो होने से पहले आप ज़ीरो हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि मार्केट में है कौन? मार्केट में वो सारी चीज़ें हैं जो आप डेली यूज़ कर रहे हो। आप SBI बैंक में आपने पैसा रखा है, आपने HDFC बैंक में पैसा रखा है, आप डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा खा रहे हो जो जुबिलेंट फूड कंपनी स्टॉक का नाम है, आप ब्रिटानिया का बिस्किट खा रहे हो, ठीक है, आप नेस्ले की मैगी खा रहे हो, आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का शैम्पू, सोप, हैंड वॉश सब कुछ यूज़ कर रहे हो, ठीक है। हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा जो आप यूज़ कर रहे हो सब हिंदुस्तान यूनिलीवर का है। ये सारे स्टॉक्स के ज़ीरो होने का मतलब है कि आप ख़त्म हो जाओगे, मतलब दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो ये ज़ीरो होंगे, ठीक है। तो ये ज़ीरो नहीं होने वाला कभी, ठीक है। तो उस टाइम जो डरा रहे थे कि 6,000 हो जाएगा निफ्टी, 5,000 हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा, लॉजिक तो लगाओ, थोड़ा तो सोचो, ठीक है। पैनिक हो सकता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म में पैनिक आ सकता है बिल्कुल, क्योंकि जब लॉन्ग टर्म का जो सपोर्ट है वो टूटता है ना, तो वहाँ पे पैनिक बड़ा होता है, सारे इन्वेस्टर्स भागते हैं वहाँ से, ठीक है। जब वॉरेन बफे सर भाग गए तो फिर हम छोटे छोटे लोग क्या हैं, ठीक है, सब भागे वहाँ से। तो पैनिक ज़रूर आता है, उस पैनिक की वजह से काफ़ी लोग सेल करते हैं, काफ़ी बड़ा गिरावट आ सकता है, ठीक है, लेकिन ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ख़त्म हो जाओगे आप, लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएगा नो डाउट। तो अब आगे जो है हमें बढ़ाना कैसे है। तो अब देखो निफ्टी में, जैसे आपको पता है कि निफ्टी जो इंडेक्स है उसका पूरा नाम क्या है, निफ्टी 50 है। अब निफ्टी में अगर मैं बात करूं तो 50 स्टॉक्स हैं। 50 में से अगर आप डेटा देखो तो 50 में से जनरली हर साल ऐसा होता है कि निफ्टी के जो टॉप 10 हैं वो एक्चुअली में निफ्टी में 30% का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। जो टॉप 10 हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं वो 30% का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करते हैं, और उसके बाद जो बाकी के 40 हैं वो एक नेगेटिव कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। कितने का? -18 का, ठीक है। बाकी के 40 जो है वो -18 का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन करते हैं।
अगर मैं आ जाऊँ टॉप 20 पे, निफ्टी के जो टॉप 20 हैं उनकी मैं बात करूँ तो वो कर रहे हैं 20% का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, और जो बाकी के 30 हैं वो क्या कर रहे हैं, वो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं 8% का। ठीक है, और हर साल ऐसा होता है। अब थोड़ा बहुत रेशियो आपका वेरी करेगा, कभी हो सकता है 10 टॉप 10 की जगह टॉप 15 हो जाए, टॉप 20 हो जाए, वो होगा। ठीक है, लेकिन जनरली होगा यही कि आपके जो टॉप के स्टॉक्स हैं वो पॉजिटिव रखते हैं निफ्टी को, जो बॉटम के स्टॉक्स हैं वो नेगेटिव रखते हैं। और हाँ, एक बात आपको बताऊँ, ये जो बॉटम वाले हैं ना, बाकी के 40 बाकी के 30, ये सब ये इस कैटेगरी के हैं। जो सस्ते हैं वो हमेशा सस्ते रहेंगे, फिर एक दिन वो निफ्टी से बाहर निकाल दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल येस बैंक, ठीक है, वो एक टाइम पे महंगा था, उस टाइम पे महंगा रहा, जब वो सस्ता हुआ तो उसके बाद वो कभी महंगा नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन लोग उसको बस लेते रहे वैल्यू इन्वेस्टिंग के नाम पे। ठीक है, तो होता है, ये चीज़ें भी हो सकती हैं कभी। ठीक है, तो ये नहीं है कि निफ्टी 50 की कंपनी है तो वो कंपनी ख़राब नहीं होगी, बर्बाद नहीं होगी। हाँ, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जो टॉप 10 कंपनीज हैं वो ख़राब नहीं होंगी। ठीक है, बाकी के 40 के बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि वो तो डेटा ही मुझे बता रहा है कि भाई वो -18% दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो उसमें मैं क्यों कहूँ फिर कुछ, मैं क्यों कहूँ कि भाई निफ्टी 50 पूरा है जो इंडेक्स फंड है। अब देखो, म्यूचुअल फंड में अगर आप जाते हो तो आपके पास शायद कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको फिर इंडेक्स फंड में ही जाना पड़ता है, या फिर अगर कोई जैसे ऐसा कोई लार्ज कैप फंड है, ठीक है, उसका फंड में आप फिर जा सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप स्टॉक्स की बात कर रहे हो तो स्टॉक्स में फिर आप बिल्कुल एक चार्ट आप बना के रखो, एक एक्सेल शीट अपने पास बना के रखो, ट्रैक करो, आप निफ्टी को ट्रैक करो, सेंसेक्स को ट्रैक करो, निफ्टी नेक्स्ट 50 को ट्रैक करो। मैंने यहाँ पे आपको निफ्टी के टॉप जो स्टॉक्स हैं उनका डेटा दिखाया, वैसे ही सेंसेक्स और निफ्टी तो लगभग सेम बात है। हालांकि आपको डिफरेंस इसलिए दिख रहा है क्योंकि सेंसेक्स पहले से चल रहा है, ठीक है, और निफ्टी बाद में चला है। ठीक है, फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 को देखो, निफ्टी नेक्स्ट 50 में आप कंपेयर करो। ये काम आपको करना पड़ेगा, मैं करके आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि फिर उसका कोई मतलब नहीं है कि मैं आपको सिर्फ स्टॉक्स के नाम बता दूं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं आपको काम बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। निफ्टी 50 के स्टॉक्स की लिस्ट निकालो, आपको कहाँ से मिलेगी, NSE की वेबसाइट से आपको वो लिस्ट जो है मिल जाएगी। निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक्स जो हैं उनकी लिस्ट निकालो, उनके हर स्टॉक के चार्ट में जाके देखो कौन सा स्टॉक है जो बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है जिस स्टॉक ने। ठीक है, उस स्टॉक को देखो। फिर बहुत बार क्या होगा कि कुछ स्टॉक्स ऐसे भी आपको दिखेंगे जो पहले निफ्टी में थे, फिर निफ्टी से बाहर निकाल दिए गए, फिर निफ्टी में वापस आ गए। ठीक है, तो ऐसे आया राम गया राम वाले स्टॉक्स भी आपको दिखेंगे, तो वो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर आप एक ऐसा प्लान बनाना चाह रहे हो 5 ईयर 10 ईयर 15 ईयर का, तो मुझे लगता है कम से कम अगर आप एक हफ्ता रिसर्च कर लो इन चीज़ों को, ठीक है, जो पॉइंट्स मैंने बोले उन पॉइंट्स को आप रिसर्च कर लो, तो मुझे लगता है वहाँ पे कोई बुरा नहीं है। ठीक है, ये जो डील है वो बहुत बुरी नहीं है। आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स को देखो, सारे के सारे 50 स्टॉक्स को देखो, फंडामेंटल्स रिसर्च करो, टेक्निकल रिसर्च से वैसे बहुत ज़्यादा आपका बेनिफिट नहीं होगा। बस टेक्निकल में आप ये कर सकते हो कि आप देखो कि उसका जो चार्ट है वो अप ट्रेंड में है या नहीं। ठीक है, ऐसा ना हो कि भाई वो चार्ट पहले अप ट्रेंड में था, अब डाउन ट्रेंड में चला गया है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए। लॉन्ग टर्म सपोर्ट इन द सेंस में क्या कह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म सपोर्ट में चलो एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, इंडसइंड बैंक का एग्जांपल, जो कि निफ्टी में पहले था अब नहीं है। ठीक है, पहले था निफ्टी में अब नहीं है, इंडसइंड बैंक का एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। तो देखो इंडसइंड बैंक में क्या है, अगर मैं डेली चार्ट में यहाँ पे रहता हूँ तो डेली चार्ट में मैं देख पाऊँगा कि इंडसइंड बैंक एक बहुत चलो डेली चार्ट में थोड़ा सा ट्रेंड हमें क्लियर नहीं होता, हम वीकली चार्ट में चलते हैं। मुझे वीकली चार्ट में भी इंडसइंड जो है वो डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। ठीक है, मंथली चार्ट में देखता हूँ मैं, मंथली चार्ट में इंडसइंड थोड़ा बहुत नहीं सॉरी मंथली चार्ट में भी अप ट्रेंड में नहीं है। अगर कोई पर्सन यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाना चाहेगा इंडसइंड में तो वो कैसे बनाएगा, अगर कोई पर्सन यहाँ पे ट्रेंड लाइन जिसको बनानी आती होगी, ये तो सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई मुझसे सेलेक्ट, अगर कोई पर्सन ट्रेंड लाइन इंडसइंड में बनाना चाहेगा तो कुछ ऐसी बनाएगा। ठीक है, अभी मैं रफ बना रहा हूँ, कोई सही नहीं बना रहा इसको, रफ ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तो कोई पर्सन इंडसइंड में जैसे मान लो ट्रेंड लाइन, लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन कोई पर्सन अगर ड्रॉ कर रहा है तो ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेगा। तो आपको इंडिकेशन कब दिया मार्केट ने, आपको मार्केट ने इंडिकेशन इसी लेवल पे दे दिया, 1590 के लेवल पे मार्केट ने दे दिया कि मैं लॉन्ग टर्म का सपोर्ट अपना तोड़ रहा हूँ। आप अगर वहाँ पे नहीं एग्जिट किए तो गलती किसकी है, आप बताओ। मार्केट तो हर बार बोल के जाता है कि भाई मैं जाने वाला हूँ, मैं ख़त्म होने वाला हूँ। ठीक है, आपने अगर एग्जिट नहीं किया, आपने सोचा कि नहीं यहाँ पे भी तो नीचे आया था फिर ऊपर आ गया था, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आया था, आपको निकलना यहीं पे था। ठीक है, वो तो एक बार इसने मौका दे दिया, चलो अच्छा था, ये थोड़ा दयालु था, इसने मौका दे दिया आपको एग्जिट करने का पूरा। ठीक है, और ये सारी मंथली की कैंडल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 7-8 महीने यहीं पे खड़ा रहा, इसने पूरा आपको मौका दिया है एग्जिट करने का। ठीक है, फिर ये गिराया और फिर इसने मौका नहीं दिया गिरने के बाद। ठीक है, तो ये है। तो अब आपको वो देखना है, कम से कम ट्रेंड लाइन, बेसिक ट्रेंड लाइन तो आपको बनानी आनी चाहिए चार्ट पे। आपको ये देखना है कि वो जो चार्ट है वो ऐसा तो नहीं कि लॉन्ग टर्म का सपोर्ट तोड़ रहा है।
ठीक है। तो कोई ऐसा स्टॉक, बिल्कुल कोई ऐसा स्टॉक हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बजाज फाइनेंस को ले लेते हैं। बजाज फाइनेंस बहुत ही बड़ा मल्टी बैगर है, न्यूज़ चैनल वालों का फेवरेट मल्टी बैगर है। और देखो क्या पिटाई हुई इसकी, इस क्रैश में सबसे ज़्यादा पिटाई अगर ब्लू चिप कंपनीज़ में हुई है तो बजाज फाइनेंस की हुई है। 5,000 से लोग 1,200 की बात कर रहे थे बजाज फाइनेंस की, हालांकि अब फिर वापस आ गया है। ठीक है, तो क्योंकि क्वालिटी है, ठीक है, क्योंकि वो महंगा था तो वो महंगा ही रहेगा। ठीक है, वो ऐसा शॉर्ट टर्म में सस्ता हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो ऐसा नहीं होगा कि आपको वो लॉस में रखे या नेगेटिव में रखे। ठीक है, तो रिसर्च करो, निफ्टी के नेक्स्ट 50 के निकालो, नेक्स्ट 50 का पूरा इंडेक्स देखो, तो लगभग आपके पास 100 स्टॉक्स हो गए, यहाँ पे 100 स्टॉक्स हो गए। 100 स्टॉक्स में आप रिसर्च करो, निफ्टी 50 के मैं कह रहा हूँ टॉप 10 ले लो, ठीक है, नेक्स्ट 50 के टॉप 10 ले लो, ठीक है, या फिर नेक्स्ट 50 में आप डेटा देखो। आप डेटा देखो, मुझे मत मानो, आप डेटा देखो कि यहाँ पे टॉप 10 ने अच्छा काम किया है, टॉप 20 ने अच्छा काम किया है, 30 ने, किन्होंने अच्छा काम किया है, जिन्होंने अच्छा काम किया है आप उनको लो। ठीक है, तो 10 स्टॉक यहाँ के हो गए, 10 यहाँ पे हो गए, 20 स्टॉक का आप पोर्टफोलियो बना लो। अब उस पोर्टफोलियो को आपको मैनेज कैसे करना है, आपको तीनों पैरेलली चलाना है। मतलब लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में हमने 3 डिस्कस किए हैं। ठीक है, क्या डिस्कस किए हैं 3? हमने 5 ईयर का डिस्कस किया है, हमने 10 ईयर का डिस्कस किया है, हमने 15 ईयर का भी डिस्कस किया है लॉन्ग टर्म में। तीनों हमने डिस्कस किए हैं, तीनों को आप पैरेलली चलाओ। अब आप ये सोचो कि भाई कितना पैसा, ये मत सोचो कि मैं कितना लगा सकता हूँ, ये सोचो कि मुझे कुछ आने वाले कुछ सालों के बाद मुझे कितना पर मंथ कंसिस्टेंट इनकम चाहिए। इस तरीके से अगर आप सोचोगे ना, तो आप जो डिसिप्लिन और जो पेशेंस की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप ओवरकम कर पाओगे। जैसे 5 ईयर में हमने बात की थी, मान लो मुझे पर मंथ 10,000 चाहिए 5 साल बाद कंसिस्टेंटली, तो मुझे 10,000 की SIP करनी पड़ेगी। मान लो 1,000 चाहिए तो 1,000 की करनी पड़ेगी। 10 ईयर में हमने कहा था यहाँ पे जो फैक्टर है हमारा वो 3x है। ठीक है, 5 ईयर में जो हमारा फैक्टर था वो क्या था, 1x था, 1 टाइम्स हो जाता था। 10 ईयर में 3 टाइम्स हो जाता था। 15 ईयर में क्या होता था, 7 टाइम्स हो जाता था। तो इसका कैलकुलेशन आप करो, अपने लिए करो। आप देखो 15 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद, सारे करो। ठीक है, कोई एक मत करो, ये नहीं कि 5 साल वाला, क्योंकि देखो 5 साल वाले में आपको बहुत बड़े सिग्निफिकेंट मतलब इतना इम्पैक्ट नहीं दिखेगा जितना आपको 10 साल और 15 साल में। तो अगर 15 साल आप इसको कर लेंगे ना 15 ईयर वाले प्लान को, मुझे लगता है आपकी नेक्स्ट जनरेशन को ही शायद कोई काम ना करना पड़े। ठीक है, तो इतनी बात मैं आज करना चाहूँगा, और काफ़ी बात होगी लगभग शायद मुझे लगता है कि पिछले 1 घंटे से बात कर रहा हूँ। तो अब आपके अगर कोई डाउट्स हों, कुछ आप पूछना चाहते हो, कुछ आप जानना चाहते हो, देखो काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अपने फ़ंड के हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा कि किस प्लान में कितना आपको जाना है। 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर स्टॉक्स सेम रहेंगे। ठीक है, स्टॉक सेम रहेंगे। और हाँ, ये कर सकते हो आप कि भाई 5 ईयर बाद उसको रिव्यू करते रहो, या फिर कभी जैसे ऐसा होता है कि मान लो जैसे इंडेक्स में कुछ कंपनीज हैं जो रिमूव हो जाती है। मान लो इंडसइंड बैंक को आप टेक्निकल नहीं जानते थे, आप नहीं समझ पाए कि इंडसइंड डाउन ट्रेंड में जाने वाला है, तो कोई बात नहीं, जब निफ्टी से वो हटा दिया गया है तब आप हट जाओ, अगर आपने किया है। वैसे किया नहीं होगा क्योंकि टॉप 10 में तो कभी रहा ही नहीं है वो निफ्टी के। ठीक है, तो अब कोई क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो आप पूछो। मिनिमम क्या, मिनिमम कितना होना आइडियल है? देखो वो तो आप पे डिपेंड कर रहा है ना। मिनिमम क्या पूछ रहे हो, मिनिमम टाइम या इन्वेस्टमेंट क्या पूछ रहे हो? देखो टाइम तो जितना ज़्यादा आप रख सको, जितना ज़्यादा, देखो बात तो ये होती है ना स्टॉक मार्केट में, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट का एक पोर्टफोलियो आपने बना लिया है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट, देखो फ्रेंड, मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैंने बताया कि अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट सोचोगे तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं खुद ट्राई कर चुका हूँ इन चीज़ों को। अगर इस तरीके से आप नहीं सोचोगे ना कि आप कितना कितना आपको मिल सकता है 10 साल में, 15 साल में, 7 टाइम, 1 टाइम, 3 टाइम करके, तो आप हो सकता है आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो, लेकिन आप उसको क्लोज कर दोगे बहुत ही जल्दी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके मन में रिस्क रहेगा हमेशा, लेकिन रिवॉर्ड नहीं रहेगा। ठीक है, आपके मन में ये हमेशा रहेगा कि यार 1,000 मेरे पर मंथ जा रहे हैं। मुझे भी बहुत बुरा लगता था, मैं सच बताऊं तो, जब मैंने स्टार्ट किया था म्यूचुअल फंड में अपना पैसा डालना, तो मुझे लगता था यार 1,000 मैं इनको दे रहा हूँ, 5,000 दे रहा हूँ, 10,000 दे रहा हूँ, 1 महीना मतलब कुछ भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो दे रहा हूँ। ठीक है, और मुझे लगता था कि इनसे बेटर तो मैं कर लेता हूँ, तो इनको मैं दे क्यों रहा हूँ। स्टॉक और SIP मैंने डिस्कस किया ना। अगर आप म्यूचुअल फंड में जा रहे हो तो भाई 2 ही रीज़न्स हैं म्यूचुअल फंड में जाने के। म्यूचुअल फंड वालों को एक्स्ट्रा पैसा देने के 2 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न ये है कि आप में डिसिप्लिन और पेशेंस नहीं है, जो मैक्सिमम लोगों में नहीं होती। बुरा लगता है मुझे बोलते हुए, लेकिन मैक्सिमम लोगों में नहीं होती। अगर आपको लगता है कि आप में डिसिप्लिन और पेशेंस नहीं है, आप खुद से नहीं कर पाओगे, कर नहीं पाओगे। ठीक है, क्या करते हैं म्यूचुअल फंड, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, किसी भी म्यूचुअल फंड की अगर आपको चेक करना है कि क्या पोर्टफोलियो है उस म्यूचुअल फंड का, आप सिंपली एक काम करो, आप उस म्यूचुअल फंड की डायरेक्ट वेबसाइट पे जाओ। जैसे मान लो ICICI है, आप ICICI डायरेक्ट पे जाओ। HDFC, my account.hdfc life उसकी वेबसाइट है, उस पे जाओ।
म्यूचुअल फंड्स की वेबसाइट पे जाओ, उनकी वेबसाइट पे जाके आपको पॉलिसी के जो प्लान्स हैं उनके, आपको उनका हर एक फंड में क्या पोर्टफोलियो है उनका, वो पूरा पोर्टफोलियो दिख जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है अगर ये सारी नॉलेज पब्लिकली अवेलेबल है तो म्यूचुअल फंड के पास तब भी पैसा निवेश करने का सिर्फ एक रीज़न है, और वो ये है कि मुझ में या तो डिसिप्लिन और पेशेंस नहीं है, या तो मेरे पास पैसा इतना कम है कि भाई क्योंकि देखो अगर मैं मान लो मेरे पास सिर्फ 1000 रुपये ही हैं और मैं कोई एक स्टॉक खरीद सकता हूँ, मान लो मैं अगर 2 महीने कलेक्ट करता हूँ तो मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर एक शेयर खरीद पाता हूँ, ठीक है, 1000 रुपये में, तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाई वो एक में आप करोगे तो आपका जो रिस्क है वो एवरेज आउट तो हो ही नहीं सकता कभी। ठीक है, क्योंकि कभी वो एक चलेगा। अब जैसे रिलायंस था, ठीक है, वो 7-8 साल रिलायंस जो है, आप दिखाता हूँ मैं आपको, रिलायंस जो है अगर आप देखोगे यहाँ पे रिलायंस को डेली के चार्ट पे, तो आप देखोगे कि रिलायंस एक बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे देखो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स बनाया रिलायंस ने। ठीक है, तो देखो जाने से पहले स्टॉक बताता ज़रूर है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स बनाया, कप एंड हैंडल बनाया, बना के रखा हूँ मैं इसको। ठीक है, जाने से पहले स्टॉक बताता ज़रूर है कि मैं जाने वाला हूँ। थोड़ा सा अगर आप 2008 के आसपास का रिलायंस का चार्ट देखोगे तो आपको दिखेगा वहाँ पे एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है। ठीक है, ये देखो, ये बहुत बड़ा कंसोलिडेशन रिलायंस में हुआ है। तो इसमें अगर आपने पैसा निवेश किया है 2014 से 2017 में, ठीक है, लगभग ये 3 साल दिखा रहा है, वैसे 7-8 साल का हुआ है। इसको आप डेली चार्ट पे, इसको investing.com पे जाके अच्छे से देखना आप। ठीक है, तो ये लगभग 7-8 साल यहीं पे कंसोलिडेट हुआ है रिलायंस। तो 7-8 साल इसने कोई भी रिटर्न आपको नहीं दिया है, लेकिन उसके बाद जब भगा है तो क्या भगा है। ठीक है, तो अब क्या हो, अब कोई पर्सन सिर्फ रिलायंस को लेके बैठ जाए। मान लो जैसे आपका क्वेश्चन था मिनिमम इन्वेस्टमेंट का, मान लो अगर आपके पास 1000 का इन्वेस्टमेंट है, आप सोचो रिलायंस टॉप कंपनी है, मैं सिर्फ रिलायंस को लेके बैठ जाता हूँ, तो क्या होगा। ठीक है, वो 7-8 साल जब देखेगा कुछ हो ही नहीं रहा है तो वो भाग जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर उसने रिलायंस भी लिया है और इस पूरे टाइम में निफ्टी ऊपर गई है, ठीक है, अब सोचो निफ्टी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर खड़ा रहा है, लेकिन निफ्टी भी ऊपर गई, सेंसेक्स ऊपर, सब कुछ ऊपर गया। तो इस टाइम में अगर उसने और स्टॉक्स भी ले रखे हैं, पोर्टफोलियो ले रखा है, ठीक है, तो जनरली देखो अगर आप ऑफिस जाते हो, आपके पास सैलरी है, तो मुझे लगता है आप बिल्कुल 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो तो आप बना सकते हो। ठीक है, और अगर आप जैसे ऑफिस नहीं जा रहे हो, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, तो आपके पास एक एडवांटेज है टाइम का कि आप बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास टाइम ज़्यादा है। तो अगर आप फिर भी अगर आप मतलब एकदम ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है पैसे की, देखो मैं मेरे जो अगर पर्सनली मुझसे पूछो तो मैं तो कहूँगा कि भाई आप एक बार चलो 1 महीने आप रिलायंस ले लो, अगले महीने TCS ले लो, अगले महीने HUL ले लो, एक शेयर लो, अगर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है तो। ठीक है, और अगर पैसा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर अगर पैसा है, देखो पैसे वाले को तो कोई दिक्कत नहीं होती मार्केट के अंदर। ठीक है, जैसे मैं एक पर्सन मुझसे कह रहा था कि शॉर्ट करके लोग फंसे हैं, आपको मुझे आप बताओ ना, मुझे आपको लगता है कि शॉर्ट रिलायंस में शॉर्टर्स जो हैं वो फंसे हैं? जो शॉर्ट करता है ना, उस पर्सन की औकात बहुत बड़ी होती है, क्योंकि वो पर्सन, अगर कोई पर्सन है रिलायंस को 1000 पे शॉर्ट कर रहा है, तो 1000 वाला स्टॉक मैक्सिमम 0 हो सकता है, उसको 1000 रुपये मिल सकते हैं, लेकिन वो 1000 का स्टॉक 5000, 10000, 15000, 20000 कुछ भी जा सकता है। तो वो रिस्क तो बहुत बड़ा लेता है। तो वो ऐसे नहीं करता कि वो एक लेवल पे शॉर्ट करके वो बैठ जाएगा। तो या तो वो स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करेगा, और स्टॉप लॉस के साथ नहीं कर रहा तो वो औकात नहीं रखेगा कि यहाँ पे भी शॉर्ट करे, यहाँ पे दुगनी क्वांटिटी से शॉर्ट करे, यहाँ पे 4 गुना क्वांटिटी शॉर्ट करे, तो उसका एवरेज प्राइस धीरे धीरे ऊपर आता जाएगा। कभी ना कभी तो गिरेगा स्टॉक, कभी ना, वो तो सबको पता है, वो तो पूरी मार्केट जानती है कि कभी ना कभी रिलायंस जो अभी इतनी बड़ी जो रन है ना रिलायंस की, कभी ना कभी तो रिलायंस भी एग्जॉस्ट होगा, कभी ना कभी तो गिरेगा ये भी। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि ये बस रॉकेट बन जाएगा। ठीक है, तो शॉर्टर तो कभी नहीं फंसते, पैसा जिनके पास है वो तो कभी नहीं फंसते। यार थोड़ा चैट्स पढ़ने में मुझे दिक्कत हो रही है, तो अगर आप लोग ऑडियो में बोल दो तो ज़्यादा सही रहे। 2100 चल रहा है, मान लो 3K पर मंथ कर सकता हूँ। जब रिलायंस 3K के ऊपर चला जाएगा तब क्या करें? रिलायंस 3K के ऊपर चला जाएगा तो क्या करें? अच्छा क्वेश्चन है। रिलायंस देखो, SI जो हमने कैलकुलेशन की है, उस कैलकुलेशन में हमने फ़ंड को सेम रखा है। ठीक है, मतलब अगर हमने 1000 की SIP बोली है तो SIP हमने 1000 ही रखी है, वो सेम अमाउंट रखा है। ठीक है, जो स्टॉक्स हैं वो महंगे डेफिनेटली हो जाएंगे, तो आप कम स्टॉक्स लोगे। ठीक है, वो जेन्युइन बात है, वो अच्छी बात है, लेकिन जो महंगा है वो महंगा होगा तो वो और महंगा होने की चांस ज़्यादा होगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अब जैसे रिलायंस अभी कुछ टाइम पहले 1000 का स्टॉक था, तो अगर रिलायंस में कभी मान लो रिलायंस को 7-8% भागना था तो 70-80 पॉइंट भागता था। आज की डेट में रिलायंस 2000 का स्टॉक है तो कितना भागता है वो ऊपर? 100, 140, 200 पॉइंट दिखा, मतलब समझ नहीं आता है। ठीक है, ऐसा वो भागता है। तो जब स्टॉक जो है वो आपका बड़ा होगा, अगर
ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उस स्टॉक की कैपेसिटी कम होगी, एक्चुअली में और बड़ी हो जाएगी कैपेसिटी, क्योंकि उसकी मार्केट कैप बड़ी हो रही है, तो मार्केट कैप को और तेज़ी से इंक्रीज़ कर सकता है और तेज़ी से वो स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है। तो अगर आप अभी भी उसी अमाउंट के साथ हो, मान लो अगर जैसे अब यहाँ पे आपने एग्जांपल क्योंकि 3,000 का दिया है, लेकिन अगर मान लो आप ऐसे हो कि आप 6,000 कर रहे हो या 10,000 लगा रहे हो आप रिलायंस में, तो फिर आप वहाँ पे ठीक है, आप पहले रिलायंस के ले पा रहे थे 10 ले पा रहे थे, 10 शेयर्स ले पा रहे थे या 8 ले पा रहे थे, आप 4 ले पा रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ कर सकते हो। अब देखो फंड अगर कम है तो उसमें कोई आंसर नहीं है, ठीक है। उसमें आंसर यही है कि फिर आप म्यूचुअल फंड को आपको देना पड़ेगा कुछ कमीशन वमीशन, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड से आप मतलब आपका पैसा जो है वो सारे ही स्टॉक्स में चला जाता है, ठीक है। या फिर मतलब अपना ही कोई फंड बना लो, ठीक है। मतलब आप हाँ एक क्वेश्चन है जी इसके जो फंड बनाने की जैसे प्रोसेस है, जैसे मान लो मैं 10 शेयर जो हैं उनमें मतलब उनका एक वो एसआईपी बनाना चाहता हूँ, अच्छा ठीक है। तो मैं मतलब इन्वेस्टिंग किस प्रकार से करूँ उनमें, उनका एक क्या मतलब अदर ऐप के थ्रू मुझे करना पड़ेगा या अपने जैसे अप स्टॉक वगैरह में ही हम बाइंग करते रहें उस टाइप से करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट शेयर कहाँ देते हैं, वो तो इंक्रीजिंग में परसेंटेज वाइज बढ़ते रहेंगे। हाँ तो वो वहाँ पे विड्रॉल मतलब आईएनआर में विड्रॉल कहाँ होगा, वहाँ तो शेयर की वैल्यू बढ़ेगी केवल बस वहाँ पे। देखो प्रॉफिट, देखो आप अगर इसकी बात कर रहे हो वो तो आपको नेट प्रॉफिट पर मंथ थोड़ी ना दिखाएगा आपका डीमैट अकाउंट, आपका डीमैट अकाउंट तो आपको वैल्यू दिखाएगा बस शेयर की। तो मतलब आप ये करो कि हाँ आप 7,000 का प्रॉफिट आप बुक कर लो, ठीक है। अब यार बहुत मतलब लॉजिकल सी बात है कि अगर आपने 1,000 पे रिलायंस खरीदा है, अब 8,000 रिलायंस हो जाता है, ठीक है। आपने 1,000 पे खरीदा, आप उसको खरीदते खरीदते आप इकट्ठा कर रहे हो, 8,000 हो गया। अब आप अपनी जो क्वांटिटी है उसका अगर आप मतलब एक क्वांटिटी भी बेचते हो तो आप 8,000 विड्रॉ कर रहे हो एक बार में, ठीक है। तो और ख़रीदा आपने उसको लगातार 8 महीने तक आपने अकुमुलेट किया है, वो आप एक क्वांटिटी बेच रहे हो, आपको 8,000 मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो अच्छा तो ये करना ये हाँ नहीं, मैं मतलब ये चाह रहा ऑब्वियसली था आप कि प्रॉफिट जैसे बुक कर रहे हो, ठीक है। जो आप मैं देखो टेक्निकल की, आप किसी बंदे को नॉलेज है अगर टेक्निकल की, तो जैसे आपको है टेक्निकल की नॉलेज, ठीक है। आप ट्रेनिंग के स्टूडेंट हो, हाँ आपको टेक्निकल की नॉलेज है, आपको इन्वेस्टमेंट के लेवल्स हाँ निकालने आते हैं, तो आप तो डेफिनेटली हाँ बेटर करोगे। आप एसआईपी क्यों, फिर आप स्मार्ट एसआईपी करो, ठीक है। स्मार्ट एसआईपी का मतलब ये हो गया, एसआईपी में तो कह रहे हैं हम कि हर महीने 1,000 डालेंगे। स्मार्ट एसआईपी में हम देखेंगे कि कभी अगर मार्केट लाइफ टाइम हाई पे चली जा रही है या बहुत टॉप पे चली जा रही है मार्केट, तो उस टाइम हो सकता है हम एसआईपी करें ही ना उस महीने, ठीक है। फिर हम वेट करें नीचे आने का, फिर हम डबल एसआईपी करें, मतलब पिछले 2 महीने जो हमने 1 महीना नहीं किया और 1 महीना अगला, ठीक है, वो दोनों हम एक साथ कर दें, ठीक है। तो वो स्मार्ट एसआईपी है, तो आप तो वो करो ना, फिर आप क्यों एसआईपी करोगे। एसआईपी तो उन लोगों के लिए है जो मतलब एक सेफ थोड़ा सा होना चाह रहे हैं, और उसके साथ साथ वो ये भी सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मैं फ्लक्चुएशन से फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कभी कभी, तो इसलिए है एसआईपी कि वहाँ पे फिर हर लेवल पे आपका पैसा जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी कोई। यार मुझे चैट्स में नहीं पढ़ पा रहा हूँ, प्लीज़ अगर आप माइक पे बोल पाओ तो। मैं जियो मीट को यूज़ नहीं करूँगा अगली बार, पता नहीं मुझे हो सकता है मेरी सेटिंग्स में कुछ गड़बड़ है, तो मैं चैट्स पढ़ नहीं पा रहा हूँ ठीक से। नहीं मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे मुझे 10 या 20 जो भी मतलब ये 5 स्टॉक स्पेसिफिक लेने मुझे यार हर पता है महीने 10-15 कितना साल आप देना कोई स्टॉक रखोगे ना, आप एक बार रख के तो देखो 10-15 साल वो स्टॉक इतनी बार, जो बड़ी कंपनीज हैं वो इतनी बार स्प्लिट होंगी, इतनी बार आपको डिविडेंड देंगी ना कि आप मतलब संभाल नहीं पाओगे। अब वो डिविडेंड प्रॉफिट आप लगाओगे ना तो और आप खरीदोगे, स्प्लिट होंगे वो कंपनीज बहुत बार। सर रिलायंस अभी स्प्लिट हो जाएगा, देखना बहुत जल्दी रिलायंस का स्टॉक सर वापस। क्वेश्चन हाँ था ठीक है। तो संदीप जी आपका आंसर यही है कि आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो वहाँ पे, ठीक है। आप प्रॉफिट जी बुक मतलब जो भी आपका अमाउंट जो आपने सोचा है विड्रॉ करना है, मान लो 1,000 मुझे विड्रॉ करना है, तो 1,000 का रैंडमली कोई भी स्टॉक बेच दो। आपने अगर 5 साल उस सिस्टम को बनाया ना, तो इतना बड़ा वो आपका पोर्टफोलियो बन चुका है कि आप रैंडमली कुछ भी बेचोगे उसमें कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ जाएगा, जी ठीक है। और आपको बहुत ज़्यादा बेचना भी नहीं पड़ेगा। आपने खरीदा एक आपने मान लो एक करके खरीदा है, अब उसका मतलब जो आपका वैल्यू है वही इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप एक बेचोगे आपका 3 महीने का विड्रॉवल हो जाएगा, जी जी ठीक है। हाँ ठीक बोलो है। बोलो, दूसरा कोई क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर। यस हेलो यस यस। सर, अभी आपने जो बात करी थी, आपने कहा था कि मार्केट लीडर्स में इन्वेस्ट करना है, हाँ तो वो मार्केट लीडर्स कैसे आइडेंटिफाई करें पहले, क्योंकि काफ़ी सेक्टर, जैसे एनर्जी सेक्टर में हमको पता है भी रिलायंस है, लेकिन बाकी सेक्टर्स हैं जैसे बैंकिंग में भी कुछ ऐसे एसडीएफसी हो गया, क्या बात कर रहे हो, मार्केट लीडर्स लेकिन कैसे अदर आइडेंटिफाई करें, कैसा क्वेश्चन है यार। मार्केट मतलब लीडर आइडेंटिफाई करना तो एग्जैक्टली सबसे हर आसान काम सेक्टर है। में
आप यूज़ क्या करते हो? हर सेक्टर में आप ऐसे सोचो, बस आप ये आप उस सेक्टर का छोड़ो, आप सोचो उस सेक्टर में लोग यूज़ क्या कर रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम लोग किस प्रोडक्ट को ले रहे हैं। अब पता है न्यूज़ वाले आपको पोर्टफोलियो मतलब कैसे बेचते हैं, पता नहीं कौन सा अय्या होटल, पय्या होटल, सीजी पावर, सुजलॉन, मतलब ऐसे ऐसे स्टॉक न्यूज़ वाले देते हैं जो जिनका कोई रेलिवेंस ही नहीं है, ठीक है, जिनको कोई जानता ही तो नहीं है, ठीक है। अब आप ये सोचो सेक्टर ना के लोग यूज़ क्या कर रहे हैं, आप सेक्टर के जैसे एग्जाम्पल लो। परसेंटेजेस आते हैं। हाँ ठीक है। सो जैसे बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा एसबीआई यूज़ करते हैं। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा एसबीआई को यूज़ करते हैं। हाँ बैंकिंग सेक्टर में एसबीआई है और एचडीएफसी है, लेकिन एसबीआई गवर्नमेंट बैंक है, एचडीएफसी जो है वो प्राइवेट बैंक है। अब एसबीआई देखो, एसबीआई की एक्चुअली अगर वैल्यू की बात करें तो एसबीआई की वैल्यू जो है आज 200 रुपये का जो स्टॉक है ना एसबीआई, अगर प्राइवेट बैंक यही होता ना, यही एसबीआई अगर प्राइवेट सेक्टर का होता तो यही एसबीआई कम से कम 1200 का होता मिनिमम, ठीक है, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर का है तो उसकी जो वहाँ पे क्या है, अब जैसे एसबीआई की जो सब्सिडरीज़ हैं, फॉर एग्जांपल एसबीआई लाइफ, एसबीआई एएमसी जो लिस्टेड नहीं है अभी, ठीक है, एसबीआई लाइफ, एसबीआई कार्ड, तो इन सबका मार्केट कैप जो है एसबीआई की मेन कंपनी से ज़्यादा है इस टाइम पे जो एसबीआई का प्राइस चल रहा है। लेकिन अब क्या इसका मतलब ये है कि वो वैल्यू इन्वेस्टिंग है? नहीं, क्योंकि वो गवर्नमेंट है, वो कभी नहीं होगा, वो उसमें वो उस प्राइस बुक वैल्यू पे कभी आएगा ही नहीं एसबीआई, जिस पे एचडीएफसी बैंक है और जिस पे एचडीएफसी रहेगा। ओके ठीक है। और कोई सेक्टर जैसे अब मान लो अगर आप मैगी खाते हो तो आप नेस्ले की खाते होगे, सनफीस्ट की नहीं खाते होगे, ये तो मतलब कॉमन सेंस से आप सोच सकते हो। उसमें तो इजी आइडेंटिफाई करना। हाँ, जो अदर सेक्टर्स हैं शैम्पू जैसे वगैरह यूज़ कर रहे हो सेक्टर तो, हो गया, ये इस टाइप के। हाँ ठीक है, कोई एफएमसीजी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो मैक्सिमम लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, ये ना जानते हुए कि वो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ये ना जानते हुए। हाँ क्या आपको पता है कि पेप्सी कोक, स्प्राइट, ये सब एक ही कंपनी है? हाँ सारी एक ही कंपनी है। ठीक है, बस माउंटेन ड्यू अलग है। देखो इन चीज़ों को तो देखो ना, वो डिफरेंट ब्रांड नेम्स में कंफ्यूज ना हो। लगता है कि लाइफ बॉय और डेटॉल जो है उनका कंपटीशन चल रहा है, लेकिन एक्चुअली में पेरेंट कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर है दोनों की। कोई पर्सन लाइफ बॉय खरीदे, कोई पर्सन डेटॉल खरीदे, कोई कोलगेट, पेप्सोडेंट कुछ भी खरीदे, वो पैसा हिंदुस्तान यूनिलीवर को दे रहा है और हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है। ठीक है, देखो बड़ी कंपनीज में जो है ना, वो बेसिक आपका जो बेनिफिट है वो ये है कि आपका शेयर स्प्लिट होता है बहुत बार, ठीक है, आपका जो आपको डिविडेंड मिलता है बहुत बार, ठीक है। छोटी कंपनीज में फिर आप कुछ नहीं कह सकते, तो वो तो वायबिलिटी नहीं पता आपको, जब स्लो डाउन आएगा तो वो भाग जाएंगे, सेक्टर छोड़ के ही भाग जाएंगे, वो बंद हो जाएंगे। और अगर आगे का भी अगर राइट्स इशू आता है इन सब में, राइट्स इशू, हाँ, तो उस वक्त जैसे हमारे लॉन्ग टर्म में 5 इयर्स 10 इयर्स में अगर किसी पर्टिकुलर उसमें राइट्स इशू आते हैं तो उसकी तरफ मूव करना चाहिए। मतलब राइट्स इशू तो मतलब जैसे भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए होता है ना। हाँ तो हम भी तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होंगे ना, अगर हम किसी में एसआईपी कर रहे हैं तो आप ले लो, आपको राइट्स इशू में अगर मिल रहा है अच्छे प्राइस पे तो आप ले लो, क्या दिक्कत है लेने में। राइट्स इशू वाले जो शेयर होते हैं फिर उनको तो राइट्स इशू को अच्छा बनाने के लिए बड़ी कंपनीज और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स लगा देती हैं, ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकर्स दिमाग लगा के क्या सोचते हैं कैसे शेयर को बढ़ाया जाए। अब रिलायंस का बाईबैक कितने प्राइस पे आया था? 1257 पे आया था। ओपन मार्केट में वो अगर 1100-1000 रुपये का रिलायंस होगा तो कौन उसका बाईबैक में जाएगा, ठीक है। तो ओपन मार्केट में ही रिलायंस को उन्होंने 1700-1800 पहुंचा दिया, तभी तो लोग बाईबैक में गए, नहीं तो कोई करता ही नहीं। हाँ। तो कंपनी का नाम खराब, कंपनी अपना नाम क्यों खराब करेगी भाई, कंपनी पैसा लगा देती है नाम बचाने के लिए। अब एसबीआई कार्ड का अगर आईपीओ अगर किसी को याद हो, किसी ने लिया हो एसबीआई कार्ड का आईपीओ, मैंने तो काफ़ी लोगों को दिलवाया था, ठीक है, और होल्ड अगर कर रहे हो तो आप प्रॉफिट देखना शुरू करोगे उसमें, ठीक है, होल्ड कर रहे हो तो रखे रहना। और एसबीआई कार्ड के आईपीओ के दिन आपको याद होगा तो लिस्टिंग डिस्काउंट पे हुई थी, लेकिन उस दिन एसबीआई कार्ड ने एक मौका आपको ज़रूर दिया था नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकलने का। वो क्यों दिया था? इन्वेस्टमेंट बैंकर्स थे वो, ठीक है, जिन्होंने मौका दिया था आपको ताकि बुराई ना हो कंपनी की, कंपनी का नाम बदनाम ना हो। लेकिन अगर आप लोगे आईपीओ जैसे प्रिंस पाइप्स, अगर आप लोगे उज्जवन, ठीक है, ऐसे आईपीओ लोगे आप, तो वहाँ पे नहीं मिलेगा मौका। अगर वो ख़राब होता है तो वो ख़राब होगा। रोसारी बायोटेक तो देखो यार बुल मार्केट है, ठीक है, बुल मार्केट में कोई भी आईपीओ है वो
प्रीमियम पे ही लिस्ट होगा। हाँ वो प्रीमियम पे लिस्ट। बेयर मार्केट में अच्छे से अच्छा आईपीओ है वो डिस्काउंट पे लिस्ट होगा, बुल मार्केट में बुरे से बुरा है वो प्रीमियम पे लिस्ट होगा। लेकिन लिस्टिंग के बाद सारी बायोटेक में कुछ नहीं दिखता मुझे। कुछ नहीं। हाँ और किसी का कोई कुछ क्वेश्चन चैट्स? यार वैभव आप मोबाइल पे हो गए ना, तो आप चैट्स पढ़ लो अगर किसी का क्वेश्चन है ऐसा, क्योंकि मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा, या तो मैं अपने मोबाइल से भी सर ज्वाइन करूँ। अभी तो एक राहुल सर का है कि वो स्मॉल केस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ज़ेरोधा से। स्मॉल के हेलो, स्मॉल केस में यार फ़ायदा क्या है, आपका अमाउंट तो उतना ही कटेगा फिर भी वहाँ पे कोई आप हाँ ऐसा तो सर है मैंने नहीं कि। देखा। हाँ हाँ सर मैंने देखा, अभी देखा वो क्लियर हो गया, मैं क्लियर कर लिया खुद से। अच्छा ठीक है, वो मतलब म्यूचुअल फंड जैसा नहीं है वो। मैं भी चाह रहा था कि मुझे भी पहले लगता है कि स्मॉल केस में ये है वैसा कुछ हाँ कि फंड मेरा बन हाँ जाएगा तो मैं 1000 में डालूंगा तो वो रेशियो से चला जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है, वो डीमैट में ही हाँ पैसे, वो मैं कोई भी वैसा कोई कुछ। वो है नहीं, वो कुछ मतलब कुछ अलग नहीं है, वो सेम ही चीज़ है। मार्केट में डीमैट से सर खरीदो जाए। यस बेटर यही है ना सर, जो आप मैंने जो बोला था, अगर स्टॉक्स मुझे 5,000 के स्टॉक्स खरीदे हैं और मेरा अगर फंड 3,000 पर मंथ का है, तो वो मैं एक मंथ स्टॉक करके दूसरा मंथ में 2 महीने का एक साथ मिला के एक वो स्टॉक खरीद लूँ, हाँ स्मार्ट एस यार आई पी हो बिल्कुल जाए। बिल्कुल। और क्या, आप स्मार्ट, आप भी ट्रेनिंग ग्रुप के हो यार, फिर आप पूछ रहे हो। आप तो आप मुझे पता वीडियोस नहीं देखते हो शायद, है ना? देखा नहीं करो। सर, देखते हैं सर। पता है, जब इन्वेस्टमेंट पर बात आती है, जब आपके पास लिमिटेड स्टॉक्स लिमिटेड पैसे होते हैं ना, तब अच्छा थोड़ा हाथ भी कांपते हैं। दूसरों को जब बोलते हैं तब सही रहता है, लेकिन जब खुद के बारे में आता है ना, उस टाइम तो वो रेट, जैसे रेट देखने लगता हूँ ना पीएल में, उसमें क्या यार क्या हो गया मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाता है। इन्वेस्टमेंट अलग डीमैट में। अभी मैं एक डीमैट के लिए कुछ और मीटिंग रखेंगे हम डीमैट की, उसमें बात करेंगे कि डीमैट अकाउंट जो है वो कैसे हैंडल करना चाहिए कि ये सब प्रॉब्लम ना हो। मैं इन्वेस्टमेंट के लिए तो अलग डीमैट ही रखता हूँ एक, उसमें फिर मैं उसमें कुछ, उसमें सेल बटन नहीं है। मतलब ऐसा डीमैट होना चाहिए कि जिसमें जिसमें मतलब कंपनी को लिख के अगर आप भेज पाओ कि मेरे डीमैट से आप अगले 10 साल के लिए सेल बटन हटा दो, वैसा होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का डीमैट, सच बता रहा हूँ। ठीक है। तो इसलिए तो सर, इसलिए बेटर होगा कि एक आप स्टॉक्स में आप स्टॉक्स या कोई दूसरा डीमैट पे आप लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करो, और जो स्विंग ट्रेडिंग या ट्रेडिंग के लिए आप जो इंटरडे के लिए तो कोई दूसरा डीमैट अकाउंट करो। फिर इससे इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि हाँ उसमें क्या चल रहा है, चलो स्टॉक खरीद लिया बस छोड़ दो उसमें। अब इधर जीरोधा में ही इंट्राडे कर रहे हैं, जीरोधा में ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो रोज इसमें आग जाएगा ही उसमें सर। रोज देख रहे हैं। अच्छा पहले के टाइम में अगर आप स्टोरीज जैसे सुनते हो गए, सीएनबीसी में एक न्यूज़ आई थी कि एक पर्सन है, उसके दादाजी ने एमआरएफ के शेयर्स खरीदे थे। बहुत फेमस है न्यूज़, सुनी होगी आप लोगों ने। आया था सौ सौ हाँ करोड़ का हो देखा गया था था सर, उसका, सुना था। उसकी 100 करोड़ वैल्यू हो गई थी। सुना था। तो अब कैसे हाँ क्यों हुआ था? क्योंकि पहले के टाइम में जो स्टॉक्स होते थे वो क्या होता था, वो पेपर सर्टिफिकेट होता था। तो आप अगर खरीदना था तो यस आपको ब्रोकर के ऑफिस जाना होता था या एक्सचेंज जाना पड़ता था, और एक्सचेंज में जाके आप लेते थे। फिर बेचना था तो एक्सचेंज जाके बेचते थे आप। अब क्या है, मोबाइल पे है, अब वो गेम लगता, वीडियो गेम लगता है लोगों को, तो उसको बार बार देखते हैं। अब पहले के टाइम पे इन्वेस्टमेंट, सच में इन्वेस्टमेंट होता था। ठीक है, वो सच में ये होता था कि आपने लिया है कोई स्टॉक, आप उसके शेयर होल्डर हो और आप उसको रखे हो फिर, क्योंकि अब आपको बेचना है तो आपको फिर जाना है वहाँ पे एक्सचेंज तक। ठीक है, तो इसलिए लोग होल्ड कर पाते थे। फिर उसको डेली देखते भी नहीं थे, पता उनको चलता था, न्यूज़ में कभी आ जाता था स्टॉक का प्राइस, तो उनको पता चलता था अच्छा इतना प्राइस हो गया। ठीक है, बाकी रूल जी आप वीडियोस देख रहे हो ट्रेनिंग वाली, जी सर, जी सर। कैसी लग रही हैं? सर मस्त सर, आपको तो पहले भी मैंने बोला हुआ है कि आपका वे ऑफ टीचिंग थोड़ा अलग ही है। आप सिखाना चाहते हो, हम सीख नहीं पा रहे, यही प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है बताओ, बताओ ना। प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो तो हमारे हैं, हम क्या बोले आपको, तो आप, प्रॉब्लम तो हमारे हैं। यार आप आप लोग, सिखाना चाहते हैं, हम लोग ले नहीं पा रहे हैं। आपकी प्रॉब्लम है इसीलिए तो आप आए हो ना मेरे पास। आप प्रॉब्लम नहीं बताओ तो ये मैं तो बताता हूँ कुछ 100%। सोल्यूशन। चलो ठीक है फिर। और किसी का क्वेश्चन की कोई बोल रहा था बीच में, सर करके कोई बोल रहा था, किसी को कुछ पूछना है? और कुछ भी, मतलब टॉपिक से बाहर भी अगर आपको पूछना हो। सर जैसे मैं एक क्वेश्चन, जैसे कुछ लोग हम लोगों सबसे जुड़े हुए हैं। हेलो, हाँ हम लोगों से जैसे ट्रेनिंग ग्रुप में कुछ लोग जुड़े हुए हैं, तो कुछ लोग तो जैसे मेहनत कर लेते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं वहाँ पे, या तो समय के कारण या जो भी उनको प्रॉब्लम हो। तो मेरा ये मानना था कि हम लोग उस ग्रुप में भी बहुत ये चीज़ें शेयर करें। वहाँ पे जैसे हम लोग कुछ इन्वेस्टिंग करते हैं
कि यार ये चीजें आने वाले टाइम में बहुत प्रॉफिट देंगी या स्विंग के लिए जैसे आप बताते हैं, तो और लोग भी ये चीज शेयर करें, और उस पे आप एक बार इन्वेस्ट कर दो, एक मोहर लगा दो। हेलो। हाँ हाँ समझ रहा हूँ। देखो यार संदीप जी, पता है बात क्या है, अभी जैसे आईसीटी का जो मैंने प्रोग्राम शुरू किया है ना, इनर सर्कल ट्रेडर्स का, उसमें पहला पूरा एक हफ्ता तो इन लोगों का माइंडसेट ही ठीक करना है। ठीक है, बहुत मतलब हाँ हाँ। ख़राब माइंडसेट हो रखा है सोसाइटी की वजह से। एक्चुअली लोगों को ये लगता है कि हमने ढूंढा है, किसी और को ना पता चल जाए, किसी और को हम बता देंगे तो हमारा पैसा कम हो जाएगा। और जैसे मैंने आज जो स्ट्रैटेजी आपको बताई है, ठीक है, तो ऐसा तो भाई आप लोग करोगे अगर उस चीज़ को, तो मुझ में कोई फ़र्क नहीं पड़ना मुझको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कमा लोगे तो मेरी कमाई कम हो जाएगी। एक्चुअली लोग मतलब वो माइंडसेट हो जाता है ना कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते करते, कि यार इसका प्रमोशन का मतलब है कि मेरा नहीं होगा। ठीक है, वो एक माइंडसेट बन जाता है, तो उसमें फिर नहीं होता कुछ। ठीक है, तो पहले तो मैं यही माइंडसेट ही क्लियर करना है काफ़ी टाइम तक, तो मुझे जो लोग आईसीटी हैं तब तो वो कोऑपरेशन शुरू करेंगे। प्रॉफिट लें तो सब लें उस चीज में, उसका बेनिफिट सब लोगों को मिले इकट्ठा, चाहे वो मतलब खुद से निकाल रहा हो या मतलब कोई भी निकाल रहा हो, XYZ वो चीजें। वो चीज़ तो है यार। एमएनएम फाइनेंस अब कितना बुरा लगा बताओ, 130 पे क्या बाइंग बनती है एमएनएम में। ठीक है, मज़ा आती कि नहीं आती, 130 का आपने अगर ख़रीदा हो एमएनएम 240 पहुंच जाए। ठीक है, देखो दो जगह पे हो सकता है ना, किसी स्टॉक को अगर आपको बाई करना है तो दो जगह पे हो सकता है। या तो आप सपोर्ट के पास बाई करो, जो बड़ा प्लेयर करता है, जो इंस्टीट्यूशन करते हैं, जो बिग प्लेयर्स करते हैं, वो ब्रेकआउट को बाई नहीं करते, कभी नहीं करते। वो ब्रेकआउट को बाई कौन करता है, वो करते हैं हम लोग देखते हैं ब्रेकआउट जा रहा है, रिलायंस 2000 पे ब्रेकआउट था, ठीक है, 1600 पे ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट तो हम देखते हैं। ठीक है, क्योंकि लेकिन जो बिग प्लेयर है वो सपोर्ट देखता है, वो सप्लाई जोन देखता है, सॉरी डिमांड जोन देखता है। ठीक है, तो दो तरीके हैं, या तो आप डिमांड जोन पे बाई कर पाओ, अगर मिल जाए आपको वहाँ पे तो आप वहाँ बाई कर लो, या फिर आप ब्रेकआउट के पास बाई करो। ठीक है, तो डिमांड जोन वाले मिस तो होंगे, ब्रेकआउट वाले जनरली आपको पता चल जाएंगे। ब्रेकआउट वाले तो सब चिल्लाने लगते हैं, न्यूज़ वाले, ट्विटर वाले, यूट्यूब वाले सब चिल्लाने लग जाते हैं उस टाइम। ब्रेकआउट वाले दिख जाएंगे। हाँ ठीक है, डिमांड जोन वाले मिस हो जाते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट वही रहते हैं। 130 के आसपास था एमएनएम, 115 का स्टॉप लॉस होता, 15 रुपये का 110 रुपये प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, वैसे ही स्टॉक है जो डीमैट एक्चुअली में आपका जिनसे ग्रो होता है। ठीक है, लेकिन अब उसको एक बंदा कहाँ तक क्या ढूंढेगा बताओ। स्टॉक भी मेरा यही मानना है कि हम लोग सब मिलकर मेहनत करें और सब लोगों की एक राय हो जाए कि यार ये सब हो जाए। डेली चार्ट कोई पोस्ट करे, उसमें डिस्कशन हो, वो सब बेटर होगा। हाँ, और तो सर एक रिक्वेस्ट और थी। अभी जैसे चार्ट्स हम कॉल्स वगैरह शेयर करते हैं कि ये लेवल्स वगैरह हम शेयर करते हैं, तो उसमें अगर हम चार्ट्स के साथ मतलब रीज़न जो रहता है ना कि हम ये इस वजह से ढूंढा इसको, जो हमारे टेक्निकल्स होते हैं ट्रेनिंग ग्रुप में। हाँ, तो अगर वो टेक्निकल्स के साथ अगर हम बताएं कि चार्ट के साथ, कि जैसे आपने अभी बताया रिसेंटली एक हैमर बना था सपोर्ट लेवल पे टीसीएस का, तो उस टीसीएस का, तो उससे काफ़ी इजी बन जाता है। उससे ना बेसिकली माइंड में, क्योंकि बिगनर्स को थोड़ा मतलब माइंड में ना बार बार रिफ्रेश होते रहते हैं वो टेक्निकल जो भी इंडिकेटर्स रहते हैं। फिर जैसे भी हैमर बना तो थोड़ा फिर एक अर्जेंसी बनती है कि सब जगह फिर देखो यार किधर हैमर किधर बन रहा है, कुछ ऐसा। तो जो भी हम आईसीटी में जो भी हम कॉल्स वगैरह फाइंड करेंगे फाइनल, उसके साथ अगर हम अपना चार्ट्स जो शेयर करें कि किस वजह से, तो दूसरे को कंफर्मेशन हो जाएगा। एक तो उसको खुद नहीं ढूंढना पड़ेगा, हाँ। उसको डायरेक्टली उधर ही दिख जाएगा कि ये कंफर्मेशन हो रहा है। हाँ। तो वो फिर और अच्छा सभी को ट्रस्ट बनेगा उस पर। देखो मैं उसके लिए ये करूँगा कि मैं व्हाट्सएप के ग्रुप्स ही बना दूंगा आप लोगों के, क्योंकि टेलीग्राम वैसे भी लोग यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादा। वो चीज़ मुझे पता है, क्योंकि पहले मेरी एक कम्युनिटी थी डिस्कॉर्ड पे। ठीक है, तो वहाँ पे भी मुझे प्रॉब्लम ये आती थी कि लोग वैसे तो एक्टिव रहते थे लेकिन डिस्कॉर्ड पे नहीं रहते थे, क्योंकि डिस्कॉर्ड यूज़ नहीं होता था इंडिया में बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उसके लिए मैं व्हाट्सएप पे ही बना दूंगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग व्हाट्सएप ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हम बना देंगे चार्ट्स के लिए या वीडियोज़ के लिंक्स के लिए। हाँ व्हाट्सएप से, लेकिन टेलीग्राम पे एक एडवांटेज है क्या, अगर कभी भी व्हाट्सएप अनइंस्टॉल भी हो जाए या मोबाइल भी चेंज करना हो तो ओल्ड चैट रिट्रीव नहीं होते हैं, वो टेलीग्राम में हो जाते हैं।
हाँ, तो वो एक एडवांटेज है, वो बहुत बड़ा एडवांटेज है। टेलीग्राम के बहुत एडवांटेज हैं यार। कोई नया पर्सन ग्रुप ज्वाइन करता है, उसको पहले के सारे मैसेज दिखते हैं, आपको क्रेडिबिलिटी दिख वही सकती है। वही वही ठीक वही है, मैं बोल रहा हूँ और सर। टेलीग्राम पे एडवांटेज तो बहुत है। फ्री का नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन है, फ्री का अमेजोन प्राइम है ना। वो सब आप मतलब जो नेटफ्लिक्स अमेजोन पे जो मूवीज़ है सब तो मिल जाती हैं टेलीग्राम पे। ठीक है, तो वो तो है टेलीग्राम के एडवांटेज है, लेकिन लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं ना। देखो मार्केट में इन्वेस्टिंग में भी बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। ये भी इन्वेस्टिंग में भी कोई ऐसा स्टॉक है जो आपको लगता है कि बड़ा अच्छा है, आपको लगता है कि यार ये तो मतलब हीरा है, ठीक है, लेकिन मार्केट उसको नहीं समझ रही है, तो उस स्टॉक में पैसा नहीं बनेगा। ठीक है, ठीक है सर। समझे। तो कोई ऐसा स्टॉक है, अब जैसे SBI है, वो बहुत अच्छी कंपनी है भाई SBI। ठीक है, लार्जेस्ट बैंक है इंडिया का। इंडिया की फाइनेंशियल सेक्टर में अगर कोई ग्रोथ होती है तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ SBI में आएगी। लेकिन ये भी है कि जहाँ जहाँ येस बैंक निकलेगा, जहाँ जहाँ IDFC जैसा कोई बैंक निकलेगा, वहाँ वहाँ SBI बेचारा पैसे देगा जाके। मैं तो सर 198 का तो वेट कर रहा हूँ किसका? बहुत दिनों से। किस चीज़ का? ऑनलाइन? हाँ, SBI का 198 SBI का टूटने का वेट कर रहा हूँ सर, 198 टूटने का। यार आपको तो मैंने SBI खरीदवाया है ना 170 पे, नहीं लिया था नहीं, क्या वो आपने? मैं उस टाइम मिस हो गया था सर। मैं अब कोई 198 का बात वेट नहीं, कर रहा हूँ सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करो। ठीक है, वेट करो, पेशेंस रखो, सर पैसा बनेगा। ठीक आईसीटी है, सर आईसीटी कब से शुरू कर रहे हो? अगस्त से करते हैं। मेरा एक फाइनल एग्ज़ाम है मेरा। कब है? आज संडे है ना, कल ही है पेपर मेरा। हाँ कल, वो कल है बस कल फाइनल ही है। मेरा। हाँ कल, उसके उसके बाद हाँ कुछ नहीं है। उसके हाँ, बाद हाँ उसके बाद कुछ भी नहीं है। करते हैं सर एक ICT। चीज़ और एक क्वेश्चन था। संदीप जी, पहले मुझे हेलो आपसे एक रिक्वेस्ट है। जी। एनालिसिस अगर किया करो ना तो बिलीव किया करो उस पर। फिर पता है जो सर रिटेल वही ट्रेडर है वही ना, वही सुनो सुनो वही बताता हूँ, जो वही रिटेल वही ट्रेडर है, नहीं रिटेल ट्रेडर सही एनालिसिस कर लेता है, जो मैंने देखा है। सही सही होता है वो, लेकिन वो पता है क्या होता है कि जब स्टॉक भाग जाता है तो वो कहता है यार मुझे लगता था यार ये ऐसा होगा, मुझे लगता था ये ये स्टॉक मेरे ऊपर साथ बहुत जाएगा, लेकिन होता मैं है। ट्रेड नहीं ले पाया। ये मेरे साथ बहुत होता है। हाँ, तो वो क्यों ये होता मेरे है? साथ देखो 70% चांस में होता है। देखो मार्केट में क्या है, आप छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप बड़े टारगेट के लिए जाते हो जब, तो आपके स्टॉप लॉस सबसे पहले हिट होंगे। ठीक है, वो तो कोई डाउट नहीं है उसमें, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बेसिस अगर आप देखो तो आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हो, आप 40 पॉइंट पे बुक करना चाहते हो, तो आप 10 पॉइंट वो गिर जाए उसकी चांस ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि 40 पॉइंट उसे चढ़ना पड़ेगा तब आपका प्रॉफिट आएगा, कुछ आप बुक करोगे जिसको। ठीक है, तो स्टार्ट में तो बिल्कुल होगा, स्टॉप लॉस होगा, आपका लॉस होगा। वहीं पे नया ट्रेडर जो है वो लीव कर देता है, क्योंकि भाई वो ये सोचता है कि यार इसमें तो कुछ बन नहीं रहा है, लॉस हो रहा है। और फिर जब वो लीव करता है तो उसी टाइम ऐसा कोई होता है कि उसके सेटअप वाला कोई स्टॉक भाग जाता है बहुत बड़ा। ठीक है, अब मान मेरे लो साथ कोई यही होता पर्सन है, कि उसका ये स्विंग पहले ट्रेडिंग, हाँ स्विंग ट्रेडिंग का किसी पर्सन का कोई सेटअप है, मान लो कि उसको लगातार स्टॉप लॉस हो रहा है, बार बार स्टॉप लॉस हो रहा है। उसके सेटअप में रिलायंस जैसा कोई एक स्टॉक आ गया 1400-1500 के भाव पे, रिलायंस एक बार आ गया अगर उसके सेटअप में, पिछले पूरे 1 साल के उसके लॉस बराबर करके जाएगा एक अकेला रिलायंस। ट्रेडिंग यही है। ठीक है, ट्रेडिंग में अगर पैसा कमाना है तो बस यही है, रिस्क रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी, 2 चीज़ें हैं बस। ठीक है, इसके अलावा टेक्निकल है। ठीक है, लेकिन मेरे साथ मेन यही यही होता है कि हाँ। जो स्टॉप लॉस है ना, एक बार कट जाता है और उसके बाद ही वो स्टॉक ऐसा भागता है दूसरी बार कि लेना वो फिर होता हाथ में है, नहीं आता। काउंटर ट्रेड करना होता है, वो तो ऑपरेटर करता है ना। मैं बताऊंगा अभी 3 लेवल तक काउंटर ट्रेड होता है। ठीक है, वो तो 2 बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। ठीक है, हमारे मेरे साथ भी तो हुआ है। साथ निफ्टी, एक बार तो जरूर होता है, हर एक निफ्टी, उसमें होता हाँ है। निफ्टी हमारे साथ हुआ ना। निफ्टी हमने पहले 10,800 का ब्रेकआउट हमने उसमें कराया था ना, ऑप्शन सेलिंग में। निफ्टी में 10,800 का ब्रेकआउट था, तब हमने बाइंग करवाया था, फिर नीचे चला गया था। ठीक है, फिर हमने एग्जिट करवा दिया था, 10,700 पे ही एग्जिट करवा दिया था। ठीक है, फिर निफ्टी फिर से ऊपर आया था, ब्रेकआउट किया था, फिर हमने बाइंग करवाया था, फिर हमने फिर हमने हाँ नहीं एग्जिट नहीं करवाया था। ठीक है, फिर हमने एग्जिट नहीं करवाया था, फिर वो 600 आ गया था, 600 के सपोर्ट पे ऐड करवाया था, फिर ऊपर भागा। ठीक है, तो वो होगा, एक बार वो नीचे आएगा, 2 बार नीचे आएगा, वो कॉन्फिडेंस आपका हिलाएगा स्टॉक, वो तो है। तो वहाँ पे आपके पास 2 तरीके हैं भाई, या तो आप सपोर्ट जोन के आसपास ऐड कर लो, ठीक है, या फिर मतलब वेट ही कर लो, आप ब्रेकआउट मतलब चेज ही ना करो ब्रेकआउट को, आप छोड़ दो ब्रेकआउट आ गया, ठीक है, अब वो सपोर्ट के पास वापस आएगा तब हम लेंगे, या तो आप में पेशेंस हो, नहीं है तो जब ब्रेकआउट हो रहा है थोड़ी बहुत क्वांटिटी तब ले लो, लेकिन मन में रखो कि नीचे आएगा तो मैं ऐड करूँगा। ये पहले से मन में रखोगे तो ऐड करना, फिर अगर पहले से मन में नहीं है कि हम ऐड करेंगे तो भाई बाद में ऐड ना करना फिर। ठीक है, तो ब्रेकआउट हो गया, मान लो अगर ब्रेकआउट सक्सेसफुल, अगर आपका ब्रेकआउट देखो छोटी क्वांटिटी अगर आप लोगे ब्रेकआउट के केस में,
ठीक है, क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो सपोर्ट के पास जो बाइंग करते हो, नीचे आप बाई कर रहे हो, वो सबसे अच्छा है, वहाँ पे आप बड़ी क्वांटिटी ले लो। ब्रेकआउट पे आप बाइंग अगर कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्वांटिटी छोटी रखो, क्योंकि अगर ब्रेकआउट आपका सक्सेसफुल होगा तो वो बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा, आपको छोटी क्वांटिटी में भी प्रॉफिट मिल जाएगा मतलब भर का, ठीक है। और अगर आपका ब्रेकआउट फेल होता है तो आपका ज़्यादा कुछ जाएगा नहीं, ठीक है। तो बड़ी क्वांटिटी लेने का वहाँ पे कोई सेंस नहीं है ब्रेकआउट के केस में, ठीक है। अगर ब्रेकआउट फेल होके वो नीचे आ गया ना स्टॉक एक बार, तो वो नीचे ही जाएगा, फिर वो अगले सपोर्ट से पहले और कहीं ऊपर नहीं जाएगा वो, और ब्रेकआउट फेल ज़्यादा होगा। हाँ, एक चीज़ ये बताइए, जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होता है, और जैसे जैसे शेयर की क्वांटिटी रहती है, तो जैसे मान लीजिए 70% या 50% तो प्रमोटर्स के पास होल्डिंग रहती है, और 50% में ये पूरा जो होता है, मतलब रिटेल्स के पास ट्रेडिंग वगैरह के लिए जो रहता है सबके पास, तो इसमें हम कैसे मतलब आइडेंटिफाई कर लें कि इसमें आने वाला ये इसके पास मतलब कम से कम जो मार्केट में शेयर्स ये वाले पड़े हुए हैं, ये डिलीवरी इसकी उठ रही है। कैसे पता कर लें कि डिलीवरी उठ रही है? जैसे मान लीजिए IRCTC है ना, एक शेयर का एग्जांपल लेते हैं अपन, उसमें 87% के लगभग गवर्नमेंट ही प्रमोटर्स है उसमें, हाँ, है ना। 13% जो शेयर हैं उसमें से भी 11% के लगभग ये कुछ FII वगैरह के पास हैं, DII के पास, ठीक है। और 1 या 2% में रिटेलर्स के पास बचे हुए हैं इसमें। हाँ, देखो उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, उसमें चेंज देखो बस, वो हर क्वार्टर में वो अपने दिखाते हैं कि मतलब कितनी परसेंटेज होल्डिंग्स चेंज हुई हैं, तो उसमें आप बस चेंज देख के कुछ पता लगा सकते हो। मान लो FII की पिछले क्वार्टर 11% या 13% हो गई है, तो आप कह सकते हो कि FII यहाँ पे माल उठा रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं बिल्कुल, कि मार्केट में बहुत लोग कहते हैं कि ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर जो है वो स्टॉप लॉस कटवाता है और ये करता है वो करता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जो ऑपरेटर है वो अपना ही काम करता है, उससे मतलब इस बहुत ज़्यादा इससे मतलब नहीं होता उसे, ठीक है, कि वो किसी का स्टॉप लॉस चले काटे आपके 500, 1000, 54, 58 वो बटोरे, ठीक है, इससे मतलब नहीं होता उसे, वो अपना काम करता है। तो वो काम कैसे करता है उसे हमें समझना है। अब मान लो कोई बड़ा फंड है, उसे कोई स्टॉक लेना है, तो उस स्टॉक में वो रेगुलर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा वो लेगा। मान लो आप IRCTC को देख रहे हो, ऐसे ही आप बहुत से स्टॉक्स को ट्रैक करो। अगर आप स्मॉल कैप्स में स्पेशली काम करना चाह रहे हो, या पेनी स्टॉक्स पे काम अगर करना चाह रहे हो, ठीक है, मैं IRCTC की बात नहीं कर रहा, मैं ब्रॉडर बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप इनमें काम करना चाह रहे हो, तो एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि ये बढ़ेंगे तभी जब कोई बड़ा प्लेयर इसमें एंटर होगा, और बड़ा प्लेयर ऐसा नहीं होगा कि एक साथ वो एंटर हो जाए इकट्ठा, एकदम एक ही दिन एंटर हो जाए, आपको मौका ना मिले। तो आपको हर क्वार्टर में अगर आप देखते रहोगे उसको कि ट्रेंड क्या है बन रहा है, ठीक है, क्या ट्रेंड बन रहा है, मतलब FII की होल्डिंग 11 हुई, फिर 13 हुई, फिर मान लो अब 15 दिख गई आपको, तो आप वहाँ पे समझ जाओ कि नहीं बाइंग तो आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हो। लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू से आप क्या करोगे फिर? एब्सोल्यूट किसी में FII की 10% होल्डिंग है एक स्टॉक में, दूसरे स्टॉक में 15% है, तीसरे में 20% है, उससे उसका कोई मतलब थोड़ी ना हुआ। वो 20 से 18 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, उसको कैसे बताओगे? एक ट्रेंड अगर होगा तो आप समझ पाओगे, ठीक है। अगर आप डिलीवरी क्वांटिटी के बेसिस पे अगर आप कुछ करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो आपके पास टेक्निकल है, ठीक है। लेकिन हाँ, वो देखना भी थोड़ा अच्छा रहता है अगर आप कंबाइन कर पाओ फंडामेंटल को टेक्निकल को भी। मान लो टेक्निकल में आपका कप एंड हैंडल या मल्टीपल टॉप जैसा कुछ बन रहा है, फंडामेंटल में भी आपको दिख रहा है, लेकिन अगर उस डेटा को फिर आपको मतलब रिकॉर्ड करते रहना पड़ेगा किसी भी स्टॉक में। और वो जो स्टॉक्स हैं वो आप कैसे फाइंड कर सकते हो, मैंने आपको FII DII डेटा वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है, मैगजीन्स में बताया है। अब आप देखो ना, मैंने गोल्ड मतलब वो थी ना, एक मेरी मैगजीन थी गोल्ड रश, कहाँ तक ये रैली जाएगी, ET नाउ ने वो मैगजीन निकाली थी, वो मैगजीन मैंने डाली थी ग्रुप पे, ठीक है। और कब डाली थी, अब देखो कहाँ पहुँच गया है सोना, गोल्ड कहाँ पहुँच गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सब गलत बताते हैं वो, ठीक है। मैगजीन्स में वो कुछ तो सही चीज़ देंगे, गलत चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करनी है। 10 स्टॉक्स वो बताएंगे तो 10 में से 3 अच्छे होंगे, ज़रूर होंगे, ठीक है। 3 तो वो ऐसे बताएंगे जिसमें FII सच में बाइंग करेगी, 7 ऐसे बताएंगे जिसमें कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो जनरली क्या होता है कि मल्टीपल मैगजीन्स को अगर आप पढ़ते हो और उनमें देखते हो कौन कौन से कॉमन हैं, तो आपको मिल जाते हैं फिर वो कि किस में आपको नज़र रखनी है, ठीक है। फिर अगर आपकी एनालिसिस भी कह रही है कि ये अच्छी है, मतलब ये बुलिश है स्टॉक, इसमें सच में बाइंग हो रही है, ठीक है, ऐसा कुछ आपको दिख जाता है तो आप बिल्कुल ले सकते हो। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जो छोटे स्टॉक्स होते हैं उसमें चार्ट पैटर्न वर्क नहीं करेगा। हाँ, IRCTC में भी वर्क नहीं करेगा क्योंकि भाई नया आया है वो, तो अभी तो उसके चार्ट को बनने देंगे हम, ठीक है। तो वहाँ पे चार्ट नहीं वर्क करेगा, और जहाँ चार्ट नहीं वर्क करेगा वहाँ पे सेंटीमेंट वर्क करेगा।
फिर वहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि लोगों का पेन पॉइंट कहाँ पे है। किसी म्यूचुअल फंड ने अगर इसमें बाइंग की है, आप जैसे अपनी एनालिसिस के हिसाब से अगर आपने देखा कि पिछले क्वार्टर इसमें बाइंग आई है, FII ने बाइंग की, तो एवरेज प्राइस आप समझ पाओगे। कैसे समझ पाओगे मैं बताऊँगा आपको कि एवरेज प्राइस आप कैसे निकाल सकते हो। आप मतलब कैलकुलेटर्स उसमें, जैसे आज मैंने आपको दिखाया ना जावा में अपना वो प्रोग्राम, मैंने आपको ये दिखाया था, ठीक है। तो ऐसी मतलब और प्रोग्राम्स भी हैं मेरे पास, ये सब और फोल्डर्स में प्रोग्राम्स हैं। तो इन प्रोग्राम्स की हेल्प से आप निकाल सकते हो कि कैसे आप समझो कि भाई एवरेज प्राइस उनका क्या है। फिर आप पेन पॉइंट ढूंढो कि मतलब कहाँ पे एक्चुअली में उनको लॉस होना कहाँ पे शुरू होता है। जहाँ पे उनको लॉस होगा ना वो रुकते नहीं फिर, तो वहाँ पे स्टॉक ब्रेकडाउन होगा बहुत बुरा, ठीक है। ये सब अभी क्यों मार्केट क्रैश हुआ इतना, ठीक है, क्योंकि अब ये बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी है, ठीक है। अब मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि भाई अब लोगों ने देखा कि मर तो कोई रहा ही नहीं है कोरोना से, ठीक है। बस न्यूज़ वालों का हुआ था, ठीक है, न्यूज़ वालों ने बना दिया और कि ये हो रहा है वो हो रहा है। नहीं तो लॉकडाउन हुआ ही कहाँ है, आप बताओ। जिस तरीके से इटली में, जर्मनी में लॉकडाउन हुआ है, वैसे इंडिया में हुआ कहाँ है लॉकडाउन। तो मजाक है ना, ठीक है। तो हम घूम रहे हैं लोग तो। अच्छा, मेरा ये जो मानने मतलब जो क्वेश्चन था ना, जैसे मैं ये जानना चाह रहा था उसमें, जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होती है, जैसे मान लो NSE की वेबसाइट पे निफ्टी 50 पे देखा हमने कि इस पे मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है। मार्केट क्या बोलेंगे उसको, वॉल्यूम, हाँ है ना। मार्केट कैप जिस दिन ज़्यादा है उस दिन तो उसका प्राइस जो रहता है वो हाई पे रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसका जो मार्केट कैप धीरे धीरे जो उसका अमाउंट रहता है वो कम होता जाता है। तो इसका मतलब हम क्या समझे कि आने वाले टाइम के लिए, ट्रेंड के लिए ये चीज़ हेल्दी है या फिर गलत है? क्योंकि उसका मैंने एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे टाटा मोटर्स, इसका वॉल्यूम एक दिन मैंने देखा था तो ये सबसे हाई पे था, लेकिन उसके बाद उसका वॉल्यूम भी डिक्रीज हुआ और वो भी नीचे आने लगा। वॉल्यूम डिक्रीज होना तो अच्छा साइन नहीं है। वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब है कि ट्रेंड वॉल्यूम इज सॉरी मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैप से क्या समझते हो यार? मार्केट कैप इन द सेंस बस शेयर का प्राइस ही होता है और कुछ नहीं होता। शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, मार्केट कैप ऊपर जाएगा, शेयर का प्राइस नीचे जाएगा, मार्केट कैप नीचे जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स तो फिक्स है। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स तो फिक्स हैं, तो मार्केट कैप में बचा क्या? अब शेयर प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स कांस्टेंट है, शेयर प्राइस ही तो बचा। और क्या हुआ फिर टेक्निकल में? और फिर हम करते क्या है, चार्ट ही तो देखते हैं। फिर चार्ट में हम प्राइस देखते हैं, मार्केट कैप देख रहे हैं, फिर उसको मार्केट कैप लिख दो। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में आप प्राइस की जगह आप मार्केट कैप लिख दो तो कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ जाएगा, चार्ट सेम बन जाएगा। ये सही है। मतलब ये मार्केट यदि मार्केट कैप यदि बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, तो एक तरह से वो आपका मतलब है कि हेल्दी साइन है आने वाले हाँ, टाइम मतलब के लिए। और कुछ तरीके भी हैं मार्केट कैप बढ़ाने के। अब जैसे मान लो SBI है, वो SBI कार्ड में कुछ परसेंटेज होल्डिंग खरीद ले, फिर अब SBI कार्ड का IPO आ जाए। अब SBI ने अगर उसको 200 पे ख़रीदा है, IPO में आ जाए वो 750 पे, तो वो मार्केट कैप बढ़ जाएगा। SBI का भी, SBI कार्ड का भी बढ़ेगा, SBI का भी बढ़ेगा। इस तरीके से भी है, मतलब इनडायरेक्ट होल्डिंग से भी बढ़ जाता है कभी कभी। कि अगर मान लो रिलायंस की अभी न्यूज़ आ रही है कि रिलायंस आरकॉम में इन्वेस्ट करना चाहता है, हालांकि हमें दूसरा स्टॉक लग रहा है कि मतलब इस न्यूज़ में कोई स्टॉक और दूसरा ही रिलायंस ग्रुप का कोई और स्टॉक चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी न्यूज़ में आ रहा है आरकॉम के बारे में कि रिलायंस आरकॉम में इन्वेस्ट करना चाहता है। अब देखो क्या खेल होता है वहाँ पे। कंडीशन है उसमें कि जो ब्रदर वाली कोई कंडीशन है कि ब्रदर की कोई कंपनी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती, शायद हो सकता है थर्ड कंपनी के थ्रू इन्वेस्टमेंट हो उसमें, तो खरीदे उसके बाद वो। देखो मेरा ये मानना है कि भाई कोई सही न्यूज़ जो जिस न्यूज़ से आपका फ़ायदा होता है वो आपको ऐसे नहीं मिल जाती है कि पहले से आपको मिल जाए। ये तो सही है, वो आपको हमेशा देर में मिलती है जब हो चुका होता है काम। रिलायंस ने बताया कि हम फेसबुक हमें ख़रीद लेगा, गूगल हमें, अमेजोन सब खरीद लेंगे हमको, बताया एक बार भी बोला रिलायंस ने? कहीं नहीं बोला। उसने बस ये बोला कि मैं डेब्ट फ्री होने वाला हूँ, ये हिंट थी बस, ठीक है। तो अब इतनी बातें जब चलने लग जाएं, अब ऐसे तो जेट एयरवेज़ में भी होने लग गया था कि जेट एयरवेज़ में कोई जर्मनी का कोई प्रिंस है वो उठा लेगा पूरी जेट एयरवेज़, मर्ज कर लेगा अपने में, ठीक है। येस बैंक के, अरे येस बैंक के ना जाने कितने चर्चे थे, कितने इन्वेस्टर्स आ गए थे, ठीक है। फाइनली क्या हुआ? फाइनली भी जब येस बैंक में जैसे SBI और HDFC सब इन्वेस्ट करने लगे तो लोगों को लगा कि भाई अब येस बैंक ऊपर जाएगा। हाँ, क्या हुआ? लेकिन 80 तक गया, 70-80 तक वापस। और 70-80 तक जब गया भी तो वहाँ पे क्या रिटेल को मौका ही नहीं मिली, मतलब चांस ही नहीं था। वो तो रूल लगा दिया था उन्होंने कि आप येस बैंक में आप सेल नहीं कर सकते 25% ज़्यादा। हाँ,
वो तो 3 साल के लिए आप सेल ही नहीं कर सकते उसको, 3 साल बाद वो सही 2 बात रुपए है। पे हो जाएगा तब करना, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही सही। है, अभी आईडीएफसी फर्स्ट में भी ऐसे हुआ था, आईडीएफसी फर्स्ट भी मतलब बर्बाद हो गया था, एलआईसी ने उसमें निवेश किया था, उसको ऊपर उठाया था फिर थोड़ा बहुत। लेकिन अब ये सब जो कंपनीज़ हैं, आपको लगता है आईपीओ, जब जियो का आईपीओ आएगा नैस्डैक में, क्यों करा रहे हैं अंबानी जी आईपीओ की लिस्टिंग? क्यों? क्योंकि उनको पता है, देखो अब ये सारी जो कंपनीज़ है ना बड़ी बड़ी जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, वो एनएससी की किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगी, ठीक है। तो ये बात बहुत पहले से ही चल रही है कि नैस्डैक पे ही लिस्टिंग वो कराएंगे रिलायंस जियो की, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई अमेरिका के जो इन्वेस्टर्स हैं वो डॉलर में उनको पैसे देंगे आईपीओ के लिए, मतलब वहाँ पे उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा, और जो बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो सब निकलना भी चाहेंगे। आईपीओ का टाइम क्या है? आईपीओ मतलब क्या होता है? आईपीओ मतलब होता है कि इन्वेस्टर जो है वो निकलना चाहता है, जो बड़ा प्लेयर है वो निकलना चाहता है, बस वो किसी और कंपनी में अब जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो फेसबुक गूगल ये सब ने किया है ना इन्वेस्टमेंट, वो सब निकल जाएंगे आईपीओ में अपने शेयर्स बेच के, ठीक है। फिर पब्लिक को मिल जाएगा। अब उसके बाद पब्लिक का प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, वो पब्लिक जाने, ठीक है। हेलो, चलें फिर ख़त्म करें? चलो फिर टाइम भी हो गया है, ख़त्म करते हैं, और कोई कुछ पूछ भी नहीं रहा है शायद, ठीक। हाँ हाँ बोलो। हेलो वैभव, ये सर। क्या बोल रहे हो कुछ? हेलो। हाँ कुछ बोल रहे हो क्या? हेलो। हाँ हाँ आ रही है नो आवाज़। सर, बस मैं तो आईसीटी के लिए पूछ रहा था, उसको स्टार्ट करते हैं अब जल्दी से। चलो करेंगे आईसीटी, ठीक है। यस सर। तो किसी का शायद कुछ अगर बच जाए क्वेश्चन तो आप व्हाट्सएप पे पूछ लेना, डिस्कशन ग्रुप में आप कहीं पूछ लेना, ठीक है। कुछ अगर बाद में आप देखोगे हाँ। उसको समझोगे, और कोड अगर किसी को जो चाहिए हो, मैंने जो बनाया जावा में, वो किसी को चाहिए हो लेके तो आएंगे, उस वक्त थोड़ा और डाउट्स हो जाएंगे। ठीक है, वो अगर चाहिए हो तो बता देना फिर ले लेना मुझसे, ठीक है। श्योर सर। चलो ओके, फिर एंड थैंक यू करते हैं सर। अभी। ओके। थैंक यू सर।